गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग वंश। कैसे हो भाई राम कुमार? गुड मॉर्निंग निखिल, क्या हाल है? अभिषेक, कृष्णा, मन्नू, गुड मॉर्निंग रौनक, अरबाज, राजा, अभिरूप, अनुराग, पलक वर्मा, गुड मॉर्निंग तनीषा, क्या हाल है? सौम्या, देव, इंजीनियर नीरज, क्या हाल है? सलोनी, श्वेता, गुड मॉर्निंग, सूर्य, आदित्य, प्रभात, करण, सौर्य, गुड मॉर्निंग सिद्धि, अलीशा, गुड मॉर्निंग, आशुतोष, आस्था, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सब लोगों के? क्या हाल चाल है? श्वेता, गुड मॉर्निंग, गौरव, गुड मॉर्निंग, ज्ञानदीप, दिव्या, वंश, खुशबू, भूमि, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग अर्पित, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सब लोग के? कैसे हो सब लोग? क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग नवीन, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सपना, प्रियांश, गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग गरिमा, भव्या, गुड मॉर्निंग आयुष। सब लोगों को गुड मॉर्निंग भाई, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। प्रिंस, गुड मॉर्निंग। शिवम, सनी, गुड मॉर्निंग। संस्कार, निखिल, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? क्योंकि अब हम कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कोशिश करते हैं कि हम अपने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो कंप्लीट कर लें। एक आध जो सिंपल कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके बारे में थोड़ी सी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन ये कि जितने भी मेन कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो कि जनरली यूज किए जाते हैं, हम उन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आप बात कर लेते हैं, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग भाई, जय हिंद, गुड मॉर्निंग जीएम, जीएम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो काम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में कुछ सवाल भी करने के लिए दिए गए थे। जल्दी से बताओ, कुछ थोड़ा बहुत देखा था? अब कुछ कुछ मोलारिटी और मोलालिटी देखो। ऑब्वियसली तुम में से कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को पता ना हो। तो जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों के लिए बात कर रहा था मैं कि भाई अपना एक तरीका बना लेते हैं। अननेसेसरी फॉर्मुलों के ऊपर नहीं चलेंगे, और अपना काम जो है अपना काम जो है चलाएंगे। लेकिन हम बेकार में कुछ उल्टे सीधे फॉर्मूले याद करना या इस तरह की कुछ बात करना, इसका कोई फायदा नहीं। कोई फॉर्मूले वगैरह याद करने का फायदा नहीं है। हम जो है बिना कुछ फॉर्मूले वगैरह के भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो एक लाइन अंग्रेजी की जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, है ना? वो जो एक लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक लाइन अंग्रेजी की, उसको जो है याद रखना, उसको ध्यान रखना, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसको ही लिखते ही हमारा काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसको लिखते ही हमारा जो है काम चल जाता है। मतलब जैसे आप उस लाइन को लिखेंगे, आपका अपने आप काम सॉल्व हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार ये काम करा जा सकता है। तो बहरहाल इस चीज को जो है वो काम करते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मैंने, है ना? और ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ही है। तो उस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता दूं मैं। उसमें हम जनरली, तो सबसे पहले तो ये टेलीग्राम ग्रुप है जो जनरली बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एज सच तो कुछ बहुत एज सच कुछ बहुत अलग नहीं है, लेकिन हमारे तुम्हारे कम्युनिकेशन का एक और चैनल बन गया है, जिसमें कभी कभार, जैसे कल मैंने लक्ष्य, इसमें लक्ष्य बैच के बच्चे भी होंगे, इसमें तुम लोग भी होंगे। मैं एक बार पता करता हूं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग चैनल बने या इस तरह की कुछ बात हो, तो मैं इस बारे में बात कर लूंगा। बट अभी तो तुम सारे लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लक्ष्य के भी स्टूडेंट्स होंगे, तो जो लक्ष्य के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस डाले जाएंगे। तो जब मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा तो वहां पर मेंशन कर दूंगा कि दिस इज फॉर लक्ष्य बैच और दिस इज फॉर प्रयास बैच। लेकिन क्योंकि कुछ दिनों बाद सब कॉमन ही होगा, क्योंकि उनका भी सोल्यूशंस का चैप्टर खत्म हुआ है, तुम्हारा तीसरा चैप्टर सोल्यूशंस का होगा, तो बहुत जल्दी ये सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी। तो इसमें जो डिस्कशन का पार्ट रहेगा वो यही रहेगा कि हम जो है आपस में कुछ क्वेश्चंस वगैरह कभी कभार डिस्कस कर लेंगे, कुछ अच्छी बातें डिस्कस कर लेंगे, कुछ मोटिवेशनल टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, कुछ डाउट्स डिस्कस कर लेंगे। तो और जैसे क्लास की पीडीएफ खत्म होती है, जैसे ही क्लास खत्म होती है तो मैं क्लास की पीडीएफ भी इसके अंदर अपलोड कर सकता हूं। तो समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ये करी जा सकती हैं। तो तुम लोग अभी के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और आगे के लिए भी हम इस चीज का
थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कम्युनिकेशन में रखेंगे। इनको जैसे कल मैंने सॉल्यूशंस के 3 सवाल दिए थे लक्ष्य बैच के बच्चों को, ऐसे ही आज जो है वो कोशिश करके मैं तुम लोगों को कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड कुछ सवाल दूंगा जो सॉल्यूशंस वालों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी, लक्ष्य बैच वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो एक कॉमन सवाल होंगे, 4-5 सवाल, आप उसमें से भी कुछ की प्रैक्टिस करिएगा। तो ये एक सिंपल सा होगा और इसको इसको जो है थोड़ा सा यूज करेंगे, है ना, इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। तो सारे लोग जो है इसको एक बार स्कैन कर लें, और मैं इसकी पीडीएफ भी तुम्हें दूंगा, तो आप पीडीएफ से भी काम कर सकते हैं। तो एक बार इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फटाफट एकदम। तो कल मैंने बच्चों को बोला था, बहुत सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया, तो तुम लोग भी इसको ज्वाइन कर लो। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलती रहेगी, आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। मैं वैसे जनरली बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो तो उसके लिए म्यूट रखूंगा, बट फिर भी हमारा आपस में डिस्कशन होता रहे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो सब लोग इसको इत्मीनान से स्कैन कर लेना, है ना, और हम इसी चीज को थोड़ा सा और काम शुरू करते हैं। जो कल सवाल दिए गए थे यार, उसमें ना मैं एक बार देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास जो स्लाइड्स हैं वो स्लाइड्स कुछ अलग है। मैं एक बार जरा इसको देख लूं, जो जो हमने कल होमवर्क लिए थे वो होमवर्क एक बार मैं देखना चाहता हूं। हाँ, तो एक मुझे लगता है कि एक तो ये सवाल था शायद हमारे पास, सोल्यूशन विच इज, अब ये तुम लोगों ने बहुत सारे सवाल हैं तुम लोगों ने कर लिए होंगे, है ना। तो मैं कुछ सवाल होंगे जो अभी डिस्कस कर लूंगा। उससे उसके साथ ही साथ कुछ सवाल जो हैं वो डेंसिटी वाले, जिसमें मोलारिटी और मोलालिटी का लिंक था। अब हाँ, लेक्चर 14 है ना, तो ये आज ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की क्लास में थोड़ा सा वही लॉज वगैरह करके कुछ एक आध कॉन्सेंट्रेशन टर्म करके हम जो है चीजों को नेक्स्ट चैप्टर में स्विच करेंगे, ठीक है ना। तो आज जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सवाल थे हमारे, जैसे मान लीजिए एक आध सवाल मैं ऐसे ही कर रहा हूं, है ना, जो सवाल तुम्हें दिए गए थे तुम उनमें से भी एक बार देखना, और आज की पीडीएफ में उन सबके आंसर्स भी हैं, तो तुम उससे भी मैच कर सकते हो। तो हम अपने हिसाब से जरा चीजों को स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था, कुछ बच्चे लिख के आ रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, ये हो गया था, और आसान भी था यार, है ना। मैं एक बार ऐसी जो होता है ना वार्म अप के लिए जरा एक बार इस सवाल को करने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद जो है फिर चीजों को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज का काम शुरू किया जाए। चलिए सर, तो ये जैसा सवाल दे रखा है, फाइंड आउट द मोलारिटी। अब देखो, फिर मैं बोलूंगा एक बार, जिन बच्चों ने अभी सीखना शुरू किया है, जिन बच्चों को कंसंट्रेशन टर्म्स में डाउट थे या उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको ये सीखना चाहिए कि सवाल जब मैं कर रहा हूं तो सवाल को करते वक्त शुरुआत कैसे कर रहा हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे कि सवाल जब देखा जा रहा है तो सर कर कैसे रहे। जिन लोगों को आता है उनको आता है, मैं उनको अपनी तरफ से कुछ नया नहीं सिखाना चाह रहा। मैं नहीं चाह रहा कि वो अपनी चीजों को भूल जाए और मेरी नई बातों को सीखे ना। अगर उनको आता है तो बहुत अच्छा है। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो जिनको इन सब चीजों में तकलीफ होती है, वो जरा ये देखिए सवाल को करना कैसे। जैसे ये सवाल पढ़ता हूं मैं सबसे पहले, तो मुझे सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि मुझे मोलारिटी पूछी गई, और मोलारिटी के लिए मेरे दिमाग में सबसे पहले यह आता है कि मोलारिटी तभी निकाली जा सकती है जब सल्यूट के मोल्स पता हो और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता हो। तो बस जिसको इस बात का पता हो, क्योंकि आपको यह फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा कि अगर आपको मोलारिटी निकालनी तो मोलारिटी के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट तो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब और कोई तरीका है ही नहीं। मोल्स ऑफ सल्यूट तो आपको चाहिए ही चाहिए, और आपको फिर डिवाइड करना है वॉल्यूम से। किसके वॉल्यूम से? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करना है, वो भी किस यूनिट में रखा जाएगा? लीटर। तो जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो ये जानता है, और मैं इस तरह के फॉर्मूले को एक दो बार और लिख दूंगा ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। लेकिन फिर वही यार, जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है मोलारिटी निकालने का, फिर तकलीफ है। तो इसलिए सब लोग कम से कम मोलालिटी का जो फॉर्मूले हैं वो तो याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे मोलारिटी निकालनी है तो मुझे ये चीज चाहिए। अब जैसे मुझे ये चीज चाहिए तो मेरे दिमाग में दो बातें चलेंगी। सबसे पहले सल्यूट के मोल्स कितने हैं, और फिर सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। तो क्या तुम ये देख पा रहे हो कि 165 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है? तो अगर 165 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है तो इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है।
फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ इतने ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन। सॉरी, ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है वो 165 ग्राम दे रखा है और जिसमें ग्लूकोज जो है वो 20 ग्राम दे रखा है। अब अगर ग्लूकोज 20 ग्राम दे रखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको सल्यूट के मोल्स तो पता ही चल गए, अब आपको सिर्फ सोल्यूशन का वॉल्यूम और चाहिए। तो अगर मैं ये बात करूं यहां पर तो मोल्स ऑफ जो सल्यूट होंगे, अगर मैं मोल्स ऑफ सल्यूट की बात करूं तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को समझते होंगे कि अगर 20 ग्राम ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के मोल्स 20/180 यानी 1/9 मोल होने चाहिए। ये ग्लूकोज के मोल होने चाहिए। ग्लूकोज एक ऐसा आदमी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है और जिसका जो मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर है ये? तो इसका मतलब हुआ मुझे सल्यूट के मोल्स पता चल गए, न्यूमरेटर का काम खत्म हो गया। अब मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सर वॉल्यूम कहां से निकल के आएगा? अरे यार ये तो बचपन में पढ़ा था। सॉल्यूशन का वेट दे रखा है 165 ग्राम। ये किसका वेट दे रखा है? सर ये सॉल्यूशन का वेट दे रखा है। और सर वेट नहीं चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। अरे तो वेट भी दे रखा है और डेंसिटी भी दे रखी है, और क्या बच्चे की जान लोगे? यानी वॉल्यूम निकाल लेना बस। हम सॉल्व नहीं करेंगे, तुम अपने आप करना ये सब बकवासबाजी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो निकल के आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वेट को डेंसिटी से डिवाइड करके आजकल वॉल्यूम निकल आता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और ये सारी चीजें हमें सवाल में दे रखी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं वेट को देखूं तो सॉल्यूशन का वेट 165 ग्राम है और डेंसिटी को देखूं तो वो 1.1 ग्राम पर ml है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 165 डिवाइडेड बाय 1.1 ml आ जाएगा। सर दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 165 अपॉन 1.1 ml, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये सब तुम जानते हो, ठीक है? ये तो सर ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब आपको सारी चीजें पता चल गई, सल्यूट के मोल्स पता चल गए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया, तो और क्या चाहिए सर? सीधे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब आप सारी कहानी जो है यहां से जो है फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अगर आप मोलैरिटी निकालते हैं तो मोल्स ऑफ सल्यूट आ जाएंगे 1/9 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 1.1। लेकिन ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर एमएल में थी, तो हमें वॉल्यूम लीटर में चाहिए। तो आप इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मिलीलीटर में है, और वो 1000 जो डिवाइड में आया वो पलट कर ऊपर चला जाएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी अल्टीमेटली आपको जो मोलैरिटी मिलेगी सॉल्यूशन की वो ये देखने को मिलेगी। सवाल मैंने अपने मन से बना दिया है ना, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं ये जो सवाल होगा ये बिल्कुल मेंस लेवल का सवाल होगा, बिल्कुल मेंस लेवल का। क्यों इसलिए बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वो हर बार सवालों में यही काम कर रहा है। डेंसिटी दे रहा है, कभी मास दे रहा है, कभी वॉल्यूम पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है, कभी वो पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल एक मेंस लेवल का सवाल माना जा सकता है जिसमें एक सिंपल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, जिसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। लेकिन जो बच्चा मैं जिस तरह से मैंने सवाल को अप्रोच किया, अगर वैसे अप्रोच नहीं कर रहा है तो उसको तकलीफ होगी, वो उसको सीखने में दिक्कत होगी। जो सीख चुके हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सीखना चाह रहा है उसको दिक्कत होगी। तो जरूरी क्या है कि आप सबसे पहले ये पहचाने, अपने आप से पूछें कि भाई क्या निकालना है। उसने कहा मोलैरिटी निकालनी, हमने कहा मोलैरिटी के लिए तो सल्यूट के मोल चाहिए। उसने कहा दे रखे 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो क्या मोल नहीं निकाल पाओगे? आज भी वेट को देख के जो बच्चा मोल नहीं निकाल पाता है, धिक्कार। समझ रहे बात को? यानी 20 ग्राम से कितने मोल निकल के आएंगे यह हमें आता है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर? सॉल्यूशन का। किसका? सॉल्यूशन का। याद, एक एक लाइन वर्ड इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर ये किसका मास है? सॉल्यूशन का। ये किसकी डेंसिटी है? सॉल्यूशन की। सर मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, सर वॉल्यूम आ जाएगा। सर वो वॉल्यूम लीटर में रखिएगा, लीटर में रखिए, सीधे सॉल्व करिए, खेल खत्म। क्लियर है? समझ में आ गया? आसान था। हो सकता है मेरे पास इसका आंसर भी हो, तो एक बार तुम अपने आंसर को भी मैच कर सकते हो। आंसर भी है मेरे पास 0.74। आंसर इज 0.74। तो आप इसका आंसर यहां पर मेंशन कर सकते हैं, दिस इज 0.74। ये आपका आंसर है। क्लियर है? लोगों ने कर भी लिया होगा। बहुत बढ़िया, खूबसूरत एकदम। ठीक है, चलिए सर आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और ले लेते हैं, कोई ठीक ठाक सा सवाल। अभी नहीं, अभी लेंगे यार। मैं चाह रहा हूं जरा एक आध चीज और डिस्कस कर ले, उसके बाद सवाल पे आते हैं। ठीक है? ये भी एक सवाल तुम्हें करने के लिए दिया गया था, बिल्कुल सीधा सवाल था। मैं एक सेकंड के लिए इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। ये आपका सॉल्ट है, सल्यूट, इसका वेट 30 है, तो इसके मोल आ जाएंगे क्योंकि मैंने इसका मोलर मास दे रखा है, और ये वॉल्यूम है।
सर बड़ा घटिया लेवल का सवाल है सर। मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सीधे कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो मैंने इसका भी आंसर लिख रखा है, एक बार आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड सवाल होगा, 0.023 मोलर इसका आंसर निकल के आएगा। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब जरा सा सर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर सवाल ही सवाल करेंगे इसके ऊपर, ठीक। सर रिजल्टेंट, आपने मोलारिटी की बात की थी सर, आप मुझे बता सकते हैं सर अगर मुझे रिजल्टेंट मोलारिटी कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग डाइल्यूशन तो क्या होगा? मैंने कहा क्या बकवास कर रहा हो, क्या जानना चाहते हो? कह रहा सर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन और मैं इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है, कैसे डाइल्यूट कर रहे हो? कह रहा देखिए ऐसा है, ये जो मेरे पास सोल्यूशन है वो ये, और मैं इसको डाइल्यूट करके मान लीजिए ऐसा बनाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास जो सोल्यूशन है आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपके पास सोल्यूशन है, आप इसको ऐसा बनाना चाहते हैं और डाइल्यूट कर रहे हैं। अब अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसके अंदर क्या डाल रहे हैं सर? अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो यहां से यहां जाने के लिए आप ऑब्वियसली सर इसके अंदर पानी गिराने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये सीन चल रहा है। दिस इज द केस ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर? तो सर इस पूरे खेल में आपने ये, और ये आपका सोल्यूशन है सर, इसमें ये चीनी वगैरह पड़ी हुई है बढ़िया अपना, ये चीनी सर, ये देखिए ये सेम सिचुएशन है सर, ये सीन है सर। अब आप ये बताइए सर, इस पूरे प्रोसेस में क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, यानी आपकी रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगी अगर मैं इसके अंदर पानी डालूं? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, रिजल्टेंट मोलारिटी निकालने के लिए आपको शुरू वाली मोलारिटी तो बतानी पड़ेगी ना। तो उसने मुझे शुरू वाली मोलारिटी के बारे में बता रखा है। ये है हमारा M1 मोलर HCl सोल्यूशन, मान लीजिए ऐसे ले लिया HCl सोल्यूशन, और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 ml। क्लियर है? मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, V1 लीटर, V1 जो भी लेना चाहे, वॉल्यूम V1 हो गया, ठीक। वो कह रहा है कि ये बताइए डाइल्यूट करने के बाद इसकी रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगी? अगर रिजल्टेंट मोलारिटी आपको निकालनी हो तो M नेट ले लेते हैं, ठीक है, M नेट, और इसका जो वॉल्यूम है वो हो गया V2, इसका वॉल्यूम हो गया V2। अब ये डाइल्यूटेड HCl सॉल्यूशन, आपसे पूछा जा रहा है इसकी रिजल्टेंट मोलारिटी क्या है। तो आप बताइए इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे खेल में कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व, क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व? सर मैंने सुना था रूह अफ़ज़ा के शरबत जो हम पीते हैं, अगर मैं उसके अंदर पानी डाल दूं तो सर वो फीका फीका लगने लगता है। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसकी मोलारिटी चेंज हो गई। सर लेकिन रूह अफ़ज़ा तो उतना ही है ना सर, पानी आपने बढ़ाया है ना, रूह अफ़ज़ा तो नहीं बढ़ाया। इसका मतलब ये हुआ सर, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जब आप किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें चीनी चेंज नहीं होती है सर। चीनी पहले भी उतनी थी और चीनी बाद में भी उतनी है सर। चीनी के मोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, रूह अफ़ज़ा के मोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पानी के वेट पर पड़ता है सर, सोल्यूशन के वेट पे पड़ता है सर, तमाम चीजों पे वेट पड़ता है। लेकिन जो चीनी है, जो आपका सल्यूट है, वो नहीं बढ़ता सर। तो जितना सल्यूट यहां है उतना ही सल्यूट यहां है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। यानी इस पूरे खेल में अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो डाइल्यूशन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? सब पढ़े लिखे 12वीं पास स्टूडेंट हो, हर बात को बहुत जल्दी समझ भी जाते हो, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो ये है कि मोल्स ऑफ सल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। मोल्स ऑफ सल्यूट रिमेन कांस्टेंट। मानते हो सब लोग? सर चीनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा सर, जितनी चीनी पहले थी उतनी चीनी अब है। तो सर पहले चीनी कितनी थी सर? सल्यूट के मोल कैसे निकालते थे? कल आपने मोलारिटी के बारे में 4-5 बातें बताई थी और उसमें बताया था कि अगर आप सल्यूट के मोल्स निकालना चाहते हैं तो मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद है? मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके ये काम किया जा सकता है। तो जो पहले वाले केस में, यानी मोल्स ऑफ सल्यूट पहले कितने थे? मोल्स ऑफ HCl इनिशियली कितने थे? डाइल्यूशन से पहले कितने थे सर? डाइल्यूशन से पहले वही जो मोलारिटी थी इनटू वॉल्यूम था। मोलारिटी कितनी थी? M1, और वॉल्यूम कितना था सर? V1। सर M1 V1 जो है वो आपके मोल्स थे सर। अगर वॉल्यूम लीटर में ले लें तो मोल्स, और अगर मिलीलीटर में ले लें तो मिली मोल्स। हम कंफ्यूजन को अवॉइड करते हैं, हम सीधे सीधे इसको लीटर ही ले लेते हैं, बात ही खत्म। क्लियर? ये वाली बात समझ में आई मैंने क्या किया? अगर ये वॉल्यूम मिलीलीटर में होता तो वॉल्यूम किस में रखा जाता है? मोलारिटी के अंदर सर, वो लीटर में रखा जाता है, और तब वो लीटर और मोलारिटी को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली चीज क्या निकल के आती है? मोल्स। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे समझ रहे हो ना यार, यही तो बात कर रहा हूं मैं। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मोल्स आएंगे। लेकिन जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम किस यूनिट में होगा? लीटर में। तो अगर ये मिलीलीटर में हुआ तो सर, अगर ये मिलीलीटर में हुआ तो फिर मोल्स नहीं आएंगे, मिली मोल्स आएंगे।
मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये हुआ सर, इस सवाल में भी हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, इस सवाल में भी इस बेकार की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने लीटर ले लिया, ठीक है ना? अगर इसको लीटर ले रहे हो तो सीधे सीधे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करोगे तो क्या निकल के आएंगे? मोल्स। अगर ये मिलीलीटर होता, होने दीजिए, अगर ये मिलीलीटर है तो मोल्स की जगह आप यहां मिलीमोल्स लिख दीजिएगा, बस इतना फर्क होगा। क्लियर है? यानी मोल्स ऑफ HCl होंगे M1V1। अब बाद में मोल्स ऑफ HCl कितने होंगे? मोल्स ऑफ HCl आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन कितने होंगे सर? आफ्टर डाइल्यूशन जब आप मोल्स निकालेंगे तो वो हो जाएंगे नेट मोलारिटी इनटू नेट वॉल्यूम। बात का जो वॉल्यूम, बात का वॉल्यूम कितना है सर? बात का वॉल्यूम आपने V2 बोला है, तो इसका मतलब हुआ सर और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि सर दोनों लोगों का मामला बराबर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा है सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल्स ऑफ इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि चीनी नहीं बढ़ेगी सर, पानी बढ़ जाएगा सर, चीनी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ सर, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M नेट V2। और मेरे ख्याल से सब लोग समझ जाएंगे कि अगर आपको रिजल्टेंट मोलारिटी निकालनी हो आफ्टर डाइल्यूशन तो वो M1V1 अपॉन V2 से निकाल ली जाएगी। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ गई है? बहुत सिंपल बात है, कोई केमिस्ट्री होती तो भी मैं समझाने की कोशिश करता, इसके अंदर कोई केमिस्ट्री नहीं। हां, अगर वो ये कहता है कि भाई साहब मुझे ये बताइए कि कितना वॉल्यूम पानी का ऐड करा वगैरह वगैरह, तो आपका फाइनल वॉल्यूम V2 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है, V2 को V1 से माइनस करके आप फाइनली वॉल्यूम ऑफ H2O भी कैलकुलेट कर सकते थे, तब जब एमनेट गिवन होता। यानी एमनेट गिवन हो तो आप V2 निकाल लेंगे और V2 में से V1 माइनस करके वाटर का एडिशन कितना हुआ ये बता देंगे। ये सब तुम पढ़े लिखे हो यार, मेरी बात सब लोग समझ रहे होगे कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2 में चार बातें हैं, एक M1, एक V1, एक M2, एक V2। अब इन चार में से कोई तीन हमसे ले लेना, चौथी तुम निकाल लेना, खत्म। कोई तीन हमसे ले लेना और चौथी बात तुम अपने आप निकाल लेना, बात खत्म। क्लियर है? तो डाइल्यूशन के केस में जो सिंपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो यही है कि आप जब शरबत पीते हैं तो शरबत में पानी डालने से उसकी मिठास चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर शरबत तो उतना ही है ना, आप पानी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, उससे कोई चीनी थोड़ा बढ़ जाएगी सर। पहले भी चीनी के 6 दाने थे सर, आप देख रहे हैं यहां चीनी के 6 दाने और आज भी चीनी के 6 दाने सर। बस फर्क इतना है सर, यहां पानी बढ़ गया है, चीनी उतनी है सर, मिठास कम हो जाएगी, मोलारिटी चेंज हो जाएगी सर। इस बार इसकी मोलारिटी कम हो जाएगी सर, डाइल्यूशन करने से मोलारिटी पर असर पड़ेगा सर, मिठास पर असर पड़ेगा, उसकी मोलारिटी कम देखने को मिलेगी। क्लियर है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। इस्तेमाल क्या है सर? इस्तेमाल यही है कि इस तरह का सवाल पूछ लेता है सर कुछ कुछ, तो सर एक सवाल आप बना लीजिए ताकि एक कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाए। तो एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल सवाल मैंने बनाया, बिल्कुल सीधा, एकदम बिल्कुल सीधा, खूबसूरत बातें, ताकि याद रहे डाइल्यूशन के केस में क्या है। ठीक, इन केस ऑफ डाइल्यूशन विद वाटर क्या होगा? द अमाउंट ऑफ वाटर, क्या कहते हो, चेंज और अनचेंज? अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हो जाता है या चेंज नहीं होता? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, जब पानी ऐड करेंगे तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चेंज कर जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अमाउंट ऑफ वाटर चेंज्ड, बिल्कुल सही। द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, अरे सर जब पानी का अमाउंट चेंज हो जाएगा तो सोल्यूशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अरे सर बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि आप पानी ऐड कर रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी क्योंकि आप पानी ऐड कर रहे हैं, तो डेंसिटी जरूर घट जाएगी। सर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो डेंसिटी पक्का आपका कम हो जाएगी। द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, सर मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन भी कम हो जाएगी सर, अभी तो आपने निकाला था, मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगी। अमाउंट और मोल्स ऑफ सोल्यूट, सर ये कांस्टेंट रहेंगे सर। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? चाहे अमाउंट की बात करें इन टर्म्स ऑफ मोल्स या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स और इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, द सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो डाइल्यूशन में इस तरह की 3-4 बातों का हमें ध्यान रखना है और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कहीं कोई खास कलाकारी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई खास कलाकारी नहीं। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए सर, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। एक सवाल ले लेते हैं सर, बिल्कुल सीधा सा सवाल। देखो तुम्हें पता ही, हम एक सवाल जो लेते हैं वो हम करते हैं जो आसान वाला होता है। आप समझ रहे भाई, ये बड़ी विडंबना है हम टीचर्स के साथ कि जब टीचर किसी टॉपिक के अंदर एक से ज्यादा सवाल समझाने के लिए करवाते हैं, है ना, मतलब हम अपनी बात बता रहे हैं, तो एक से ज्यादा सवाल जब वो करवाते हैं तो जो पहला सवाल होता है वो आसान वाला होता है, तुम्हें पता है ना, ये क्योंकि वो होना भी चाहिए भाई। अगर पहला सवाल में आपने बम फोड़ दिया तो बच्चों को क्या समझ में आएगा? तो जो पहला सवाल होता है वो वाला हमारा वैसा सवाल होता है, हल्का सा, है ना। लेकिन फिर जब वो टीचर दूसरा सवाल करवाता है तो वो बच्चों से करवाने के लिए कहता है कि भाई चलिए 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 अब आप करके दिखाइए, चलिए चलिए चलिए, तो वो सवाल टफ होता है। बच्चे सोचते हैं साला जब खुद करता है
तो आसान करता है, और जब हमसे करवाता है तो टफ करवाता है। ये क्या बदतमीजी है भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ बात तो सही है, लेकिन यार अब समझा करो, वो बाद वाला सवाल भी अब करना तो है ही, हमें करना हो या तुम्हें करना हो फर्क क्या पड़ता है। आसान सवाल हमें करना हो या तुम्हें करना हो फर्क क्या पड़ता है। वो ले दे के हम दोनों को ही तैयार होना है और हम दोनों को ही करना है। लेकिन फिर भी समझाने के लिए ये चीज समझाई जाती है कि ये देखिए एक सवाल करते हैं डाइल्यूशन के केस में, तो तुम कहोगे सर क्या फर्जीपना है सर, M1V1 बराबर M2V2 लगा के खुद तो सवाल कर लोगे और हमें सवाल पूछोगे उल्टा सीधा। तो चलिए जैसे पहला सवाल हम कर लेते हैं। देखो अब हम करके दिखा रहे हैं भाई, पहला सवाल हम करेंगे, समझो बात को, कोई नहीं करेगा, हम करेंगे। ठीक कैसे? 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये आपका V1 हो गया, बहुत खूबसूरत। ये आपकी इनिशियल मोलारिटी M1 हो गई। सर डाइल्यूट करके आपने 500 ml बना दिया, तो मुझे ऐसा लगता है डाइल्यूटेड टू 500 ml मतलब 500 ml आपने उसको फाइनल कर दिया। इस सब चीजों का ध्यान रखना। डाइल्यूटेड बाय 500 ml वाटर, तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 ml तो पहले से था, 500 ml पानी और डाल दिया, तो अब जो नया वॉल्यूम होगा वो 530 होगा। यहां पर क्या कह रहा है, डाइल्यूटेड टू 500, यानी फाइनली इतना पानी डाला कि वो 500 ml तक डाइल्यूट हो जाए। क्लियर है? सब लोग सवाल की लैंग्वेज समझ गए? इसका मतलब ये हुआ सर ये हमारा V2 है। अब अगर हमें V2 भी पता है तो हमने फॉर्मूला भी निकाला था, M1V1 बराबर M2V2। सर बहुत बढ़िया, क्या आपने बढ़िया सवाल निकाला है। M1V1 कितना है सर? M1V1 है हमारा 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय V2 जो कि है हमारा 500। अब तुम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं सर आपने वॉल्यूम को लीटर में क्यों नहीं रखा? अरे गरीब घनचक्कर आदमी हो, ये भी तो लीटर में रखोगे तो इसको भी लीटर में रख देना, अगर इसको मिलीलीटर में रखोगे तो इसको भी मिलीलीटर में रख देना, सब कैंसिल ही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अल्टीमेटली जो नई मोलारिटी निकल के आएगी वो हमें नहीं पता सॉल्व करके क्या निकल के आएगी, वो सॉल्व करके 0.03 आएगी। सो दिस इज 0.03। क्लियर है? यानी जो नई मोलारिटी निकल के आएगी वो 0.03 मोलर बन जाएगी। कितना बढ़िया सवाल, देखा? हम कह रहे थे ना डाइल्यूशन वाला सवाल हमसे करवा लाना। मस्त हो गया सर। चलिए सर एक सवाल अब आप कर लीजिए। अब एक सवाल जो है वो तुमको करने के लिए दे देते हैं। डाइल्यूशन का एक सवाल जो है वो तुम्हें करने के लिए दे देंगे। चलिए कुछ अभी आगे देंगे, ठीक है? यही सवाल तुम्हें करने के लिए दिया जा सकता है ना? तो चलिए यही सवाल तुमको करने के लिए दे देंगे। इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और ये पूछ लूं कि भाई आप जो पीएच में चेंज क्या हुई, ऐसे समझ बात को, तो अब जो है वो सवाल थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि भाई पीएच में चेंज क्या हुई, ये हम कैसे निकालेंगे। तो अब तुम ये सब चीजें अपने हिसाब से करना, हम करेंगे अभी ये वाले सवाल भी। हम सिर्फ तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि हम जो सवाल कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो तुमसे पूछ रहे हैं वो ठीक नहीं लग रहा है। आप समझ रहे हैं? अब आप ये पूछ रहे हैं कि शुरू में पीएच कितनी थी और बाद में पीएच कितनी। तो शुरू में जो पीएच होगी वो कहां से निकाली जाएगी सर? वो इस कंसंट्रेशन से निकाल ली जाएगी, और जो बाद की जो पीएच होगी वो इस कंसंट्रेशन से निकाल ली जाएगी। यानी H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर है, तो 0.5 मोलर H2SO4 की जो पीएच है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से 0.03 मोलर H2SO4 सोल्यूशन की पीएच भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर दिखा सकता हूं पीएच की जो वैल्यू होती है वो तुम्हें आइडिया होगा, इट इज माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो assuming this H2SO4 assuming this H2SO4 to be a strong acid, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि H2SO4 100% डिसोसिएट करेगा। तो अगर H2SO4 100% डिसोसिएट करेगा तो H2SO4 के टूटने से 2H प्लस बनेंगे। मानते हो बात को? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर H2SO4 की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है तो उससे जो H प्लस बनेंगे उससे H प्लस बनेंगे 0.5 इंटू 2। तो इसका मतलब यह हुआ इनिशियली अगर ये 0.5 मोलर है तो ये 0 है, फिर ये पूरा का पूरा टूटेगा और इससे जो H प्लस तैयार होंगे वो 1 मोलर बनेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब यह हुआ H2SO4 का जो सोल्यूशन है उसके अंदर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको 1 मोलर दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में। तो ऐसे में अगर मैं स्टार्टिंग वाले पीएच की बात करूं तो पीएच इनिशियल, तो जो इनिशियल पीएच होगा वो हो जाएगा -log1। मानते हो बात को? एंड -log1 इज 0, यानी इनिशियल जो पीएच है वो सोल्यूशन की वो 0 है। ठीक है? ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो पीएच 0 है, बिल्कुल सही। और सर जब आप उसको डाइल्यूट करके छोड़ेंगे तो उस टाइम पर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.03 मोलर होगी, और अगर वो कॉन्सेंट्रेशन 0.03 मोलर है तो ऐसे में अब जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी वो कितनी बनेगी? H2SO4 जो है वो 2H प्लस देता है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.03 मोलर है, ये 0 है, फिर ये पूरा टूट गया और ये 0.06 मोलर बन गया। यानी जो अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.06। सो दैट मींस पीएच
अगर मैं फाइनल निकालना चाहूं तो इट इज माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट इज माइनस लॉग 6 इंटू 10⁻²। क्लियर? दैट इज 0.06। तो दिस इज 6 इंटू 10⁻², और 6 इंटू 10⁻² की वैल्यू मुझे निकालनी आती है, दिस इज 2 माइनस लॉग 6। दिस इज 2 माइनस लॉग 6, और 2 माइनस लॉग 6 को अगर मैं देखूं तो 2 में से, अगर सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं ऐसे, अब मुझे आता है इसकी वैल्यू निकालना, सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, दिस इज 2 माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 3। लॉग 2 प्लस लॉग 3 यानी लॉग 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और लॉग की प्रॉपर्टी गणित के स्टूडेंट हो तुम जानते हो, तो अगर मैं इसको धीरे से सॉल्व करूं तो क्या निकल के आएगा? दिस इज 2 माइनस लॉग 2 आजकल 0.3 होता है और लॉग 3 आजकल 0.48 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 0.3 यानी 0.78। ये 0.78 आ रहा है ना, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 2 माइनस 0.78 यानी 1.22, ये आपकी पीएच निकल आई। यानी जो पहले वाली जो पीएच थी वो आपकी 0 थी, और जो बाद वाली जो पीएच है डाइल्यूशन के बाद वो बढ़ गई है। सर पीएच बढ़ क्यों गई है? इसलिए बढ़ गई है क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घट गई है। पहले H2SO4 से आने वाले H प्लस 1 मोलर हुआ करते थे, और आज H2SO4 से आने वाले H प्लस 0.06 मोलर है। क्यों? क्योंकि सर लेकिन H प्लस तो वही है ना सर, H2SO4 तो उतना ही है। H2SO4 का अमाउंट आप बता रहे थे, H2SO4 तो सल्यूट है सर, उसका अमाउंट तो फिक्स रहेगा। हाँ, उसका अमाउंट फिक्स रहेगा, उससे आने वाले H प्लस भी फिक्स रहेंगे, लेकिन सर उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेगी क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रहा है। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी इसमें कोई शक नहीं है सर, इस बर्तन में H2SO4 के जितने मोल्स हैं सर, इस डाइल्यूशन के बाद भी H2SO4 के उतने ही मोल होंगे। बिल्कुल सही है सर, लेकिन अगर कंसंट्रेशन की बात की जाती है तो कंसंट्रेशन सिर्फ मोल्स के ऊपर डिपेंड नहीं, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है। सर वॉल्यूम 30 से 500 कर दोगे तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिप करके 0.06 मोलर हो जाएगी। यानी फाइनली अगर देखा जाए तो पीएच में चेंज आपको दिखाई देगा। अगर वो सवाल में कहता है व्हाट विल बी द चेंज इन द पीएच इज 1.22। चेंज मतलब समझ बात को, फाइनल माइनस इनिशियल, द फाइनल पीएच इज 1.22 एंड इनिशियल इज 0, सो फाइनल आंसर इज 1.22। क्लियर है? तो सर ये जो दूसरा वाला पार्ट था ये बदतमीजी थी सर। पहला वाला पार्ट आपने अच्छा कर लिया था सर, हमें जो करने के लिए दिया था चेंज इन पीएच, वो बदतमीजी नहीं है यार, ये सीखना है, आना चाहिए भाई, हमें ये आना चाहिए सर। हम इन्हीं सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं, यही तो वो है जो लोगों को परेशान करते हैं, यही तो वो सवाल है जो लोग गलत करके आते हैं। सर हमें यही सब चीजें तो सीख के जानी है ताकि हम कम से कम गलती करें और मैक्सिमम जो रिजल्ट मिल सके वो लेके आए। समझ रहे हो बात को? क्लियर है सबको? ये बात समझ में आ गई? तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं बहुत आसान सिंपल था, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना। अब इस सवाल में भी अच्छी बात क्या लग रही है मुझे, जो अच्छी लग रही है, मैंने ये सवाल वैसे सोचा नहीं था कि तुमसे ऐसे पूछूंगा, ठीक। अब वो एकदम से मुझे लगा कि अब कोई नया सवाल ढूंढता हूं, मुझे मिला नहीं, तो मैंने सोचा इसी सवाल को नया बना देता हूं, ठीक। तो मैंने जो देखा अच्छा इसके अंदर अच्छी ये बात है कि H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो बच्चे कहीं जल्दबाजी में ये ना कर दें कि H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशंस को ही यूज करके पीएच निकाल दें, यानी H प्लस की जगह 0.5 रख दें और यहां पर H प्लस की जगह 0.03 रख दें। ये गलती मत करना। पीएच H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से निकलती है, और H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन जितनी होगी उसकी डबल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। अज्यूमिंग H2SO4 टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल डिसोसिएट 100%। सो अगर इसका 1 मोल टूटता है तो H प्लस के 2 मोल बनेंगे, अगर इसका 0.5 मोलर टूटता है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर बनेगी। क्लियर है? जल्दी से बता दो क्या ये बात समझ में आ गई यहां तक? फिर हम अब दूसरा केस बनाएंगे भाई, बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। शाबाश, ऑल डन, बहुत बड़ा। सर आप इस बैच के एम्बेसडर हो क्या? हाँ हाँ, हम प्रयास बैच के हम ही एम्बेसडर है सर, सारे प्रयास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब प्रयास। क्लियर है भाई? अरे कहाँ गए भाई तुम लोग, कोई चैट ही नहीं चल रही? अरे भाई हो। क्लियर है? चलिए ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आ ही गया होगा। चलिए और बात करते हैं, दूसरा केस बनाते हैं। यार ये क्या चीज है 0.03? अच्छा अच्छा, वो इस सवाल का आंसर था, इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक, चलिए सर अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है रिजल्टेंट मोलारिटी मिक्सिंग के दौरान।
यार एक रिपीट डिलीट कर दो, यू हैव अ रीजन टू, मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं हो रहा, तू भी आ रहा है, क्या बकवास कर रहे हो साहिल, होश में आओ बे। ऐसे तो ना अब हो गया, अब रात में अपना तुमने जो भी खाया पिया उसका असर सुबह नहीं होना चाहिए ना, आप समझ रहे हैं? ऐसा इतना खाओ पियो कि सुबह तक सब उतर जाए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल एकदम टन रहते हैं सर, दिन में भी टन रहते हैं, सुबह भी टन रहते हैं। अरे भाई थोड़ा सा होश में आओ, पानी वानी मारो मुंह पे, कुछ खाओ पियो, ठीक है ना? तो खैर, तो यहां पर अब हम दूसरा केस बनाने जा रहे हैं। दूसरा केस है हमारा रिजल्टेंट मोलारिटी ड्यूरिंग मिक्सिंग। मिक्सिंग के दौरान रिजल्टेंट मोलारिटी क्या है? तो ये भी बड़ा आसान लगता है सर, मिक्सिंग के दौरान रिजल्टेंट मोलारिटी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आसान सा केस है सर। इसमें भी हम बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे, और लगाना भी क्यों है सर, हम अननेसेसरी क्यों हीरो बनेंगे सर? मुझे जो समझ में आ रहा है कि सर दो बर्तनों को मिलाया जा रहा है और एक रिजल्टेंट सोल्यूशन तैयार हो रहा है, उससे आप मोलारिटी निकलवाना चाहते हैं, तो इसमें कुछ हम अपनी क्यों अकल लगाएंगे सर? मुझे तो इतना समझ में आ रहा है सर, एक बर्तन ये है, इस बर्तन को आपने इस बर्तन के साथ जोड़ दिया और जोड़ने के बाद आपने एक नया बर्तन तैयार कर लिया, तो जो कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट तो मुझे वैसे ही समझ में आ रहा है, ऐसा कोई कमाल का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें सर। एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है, दोनों को आपने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ते ही आपने नया बर्तन तैयार कर लिया सर, ये सिचुएशन है। तो ऐसे में मान लीजिए ये सोल्यूशन है हमारा, उसमें ये जोड़ दिया और ये नया सोल्यूशन तैयार हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों के मिलने से अगर आप ये सोल्यूशन बना रहे हैं तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? तो मैंने पूछा कि जो पहला वाला बर्तन है वो क्या है, वो कह रहा है पहला वाला बर्तन M1 मोलर V1 इसका वॉल्यूम है और HCl का सोल्यूशन है। दूसरा वाला क्या है, कह रहा है दूसरा वाला जो है वो M2 मोलारिटी वाला V2 ml है, HCl का सोल्यूशन है, और वो कह रहा है इन दोनों को मिलाकर आप ये बताइए जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा उसका M नेट क्या होगा। तो मैंने कहा ये बताओ तुमने इन दोनों को मिलाकर ही ये सोल्यूशन तैयार किया है? उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा फिर तो बात खत्म हो गई, जो वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस V2 होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अगर इसको ऊपर से कुछ पानी शानी डालना है तो पानी डालकर वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस पानी का वॉल्यूम और जोड़ देंगे। यहां पर अभी उसने कुछ बताया नहीं है तो मैंने ऐसे समझ लिया कि भाई ठीक है, इन दोनों को जोड़ के अगर ये बनाओगे तो जो इस बर्तन का रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो V1 प्लस V2 होगा। सर कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं सर, ये इसमें अगर कोई केमिस्ट्री होती तो कितनी अच्छी बात होती सर, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सर। मुझे साफ समझ में आता है, रूह अफ़ज़ा का एक सोल्यूशन आप लेके आए, रूह अफ़ज़ा का दूसरा सोल्यूशन आप लेके आए और दोनों को आपने एक मग्गे के अंदर डाल दिया। सर कॉन्सेप्ट ये है कि इधर से आने वाला जो चीनी है और जो इधर से आने वाली चीनी है वो दोनों मिल जाएंगी सर, और इस बर्तन की जो नेट चीनी होगी वो इन दोनों चीनियों का सम होगी। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी एक ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज करने वाले हैं, वो क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, फाइनली मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन सा है हमारा, जैसे यहां पर हम HCl की बात कर रहे हैं, तो मोल्स ऑफ HCl इन फाइनल कंटेनर, फाइनल कंटेनर, रिजल्टेंट कंटेनर, जो भी बोलना चाहें, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl इन, कैसे लिखें, इन कंटेनर 1 प्लस मोल्स ऑफ HCl इन कंटेनर 2। सर ये बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है सर, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें यूज करना है। तो सर फिर तो खत्म हो गया। यहां पर HCl के मोल कितने हैं सर, आप बता चुके हैं, सोल्यूट के मोल हमेशा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से निकाले जाते हैं। सो दैट मींस यहां पर जो कंटेनर है, पहले वाले कंटेनर में सोल्यूट के मोल्स M1 प्लस V1 होंगे, दूसरे वाले कंटेनर से M2 प्लस V2 होंगे, M2 इंटू V2 होंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहां से सारा सोल्यूट यहां गिरेगा और यहां का सारा सोल्यूट यहां गिरेगा, यानी इस बर्तन में जो टोटल चीनी होगी वो टोटल चीनी इन दोनों चीनियों का सम होगी। तो यहां पर चीनी M1V1, यहां पर चीनी M2V2 और यहां पर चीनी Mnet V1। खत्म हो गया। तो दिस इज Mnet इंटू V1 प्लस V2। तो अगर आप Mnet निकालना चाहते हैं या रिजल्टेंट मोलारिटी निकालना चाहते हैं तो वो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से निकाली जाएगी। क्लियर है? वो V1 प्लस V2 से निकाली जाएगी। और ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है ये कब एप्लीकेबल होगा जरा बताइए? ये तब एप्लीकेबल होगा जब दो लिक्विड्स आपस में मिक्स किए जा रहे हैं, दो सॉल्यूशंस आपस में मिक्स किए जा रहे हैं और वो सॉल्यूट्स आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यानी एक ही सॉल्यूट के दो अलग अलग सॉल्यूशंस की लोगों को मिक्स किया जा रहा है। जैसे HCl मिक्स कर दिया, H2SO4 मिक्स कर दिया, तो वो दोनों लोग आपस में मिक्स किए जा रहे हैं और आपका ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन तैयार हो रहा है जिसमें ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता था ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट करते
हाँ ये भी पॉसिबल है। तो अगर ये दोनों लोग आपस में रिएक्ट करते तो ऐसे में जो भी रिजल्टेंट सल्यूट बनता, जो भी रिजल्टेंट सिस्टम तैयार होता, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे निकाली जाती वो हम देख सकते थे। यानी यहां वाला जो केस है, यहां वाला केस क्या है, यहां वाले केस में दोनों लोग हमारे HCl, आप देख रहे हैं ये दोनों लोग हमारे HCl, ये दोनों लोग हमारे HCl, और हमारा जो फाइनल सोल्यूशन तैयार होगा वो भी कौन सा सोल्यूशन होगा, वो भी HCl का सोल्यूशन होगा। तो यहां ये बात सीधा है कि सर दो एसिड्स आपस में मिक्स किए गए हैं और मिक्स करके जो रिजल्टेंट मोलारिटी तैयार होगी वो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 से कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब ऐसा होता कि सर कुछ और होता, जैसे जैसे अभी हम बात करेंगे, जैसे पहले एक सवाल हम करते हैं सर, ये देखिए एक सवाल आप करिए, ये लीजिए सर, आप कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं तो आप हम कर रहे हैं भाई, ये वाला सवाल है, ऐसा समझ लो भाई, ये वाला सवाल जो है वो हम कर रहे हैं। तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन अगर इतने HCl को इतने HCl के साथ और 500 ml वाटर। ये आपने सर अच्छा सवाल बनाया, वही हम सोच रहे थे आपने अच्छा हल्का सवाल क्यों कर दिया, आपने अच्छा सवाल बना दिया, इसमें आपने पानी को भी जोड़ दिया, ये आपने अच्छा काम किया सर। 500 ml वाटर, जल्दबाजी में गलती मत करना। यानी क्या हो रहा है सर, आपने एक सोल्यूशन ये ले लिया, समझ लो बात को, एक सोल्यूशन ये वाला ले लिया और मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो जो रिजल्टेंट मोलारिटी निकल के आएगी, क्योंकि सारा ही HCl है, वो आएगा M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय, जरा सोच के बताना, क्या सल्यूट के मोल्स पानी से भी निकल के आएंगे? नहीं सर, अब पानी में तो HCl है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ जो फाइनल बर्तन तैयार होगा उसमें जो HCl होगा वो दो बर्तनों से निकल के आएगा, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन, M1V1 प्लस M2V2। लेकिन जो टोटल वॉल्यूम होगा सर, वो टोटल वॉल्यूम में HCl का रोल जरूर, पानी का रोल जरूर होगा। यानी V1 पहले बर्तन से, V2 एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपने लिया था। सबको समझ में आ गया? यानी M1V1 प्लस M2V2 ये ऊपर वाले लोग हो गए हमारे, कौन है ये सर, ये हमारे मोल्स ऑफ सल्यूट हो गए। बहुत बढ़िया सर, दे आर टोटल मोल्स ऑफ HCl, दैट इज टोटल मोल्स ऑफ HCl। और नीचे क्या सीन है सर, नीचे जो सीन है वो है आपका टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ये हमारा टोटल वॉल्यूम। क्लियर है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा सर। ये देखिए M1V1 कितना है सर, M1V1 है आपका ये 0.1 इंटू 100 प्लस M2V2 कितना है, M2V2 है 0.05 इंटू 200, और आपने इसको डिवाइड कर रखा है टोटल वॉल्यूम से। टोटल वॉल्यूम किस यूनिट में रखना है सर? सर मोलारिटी निकालते वक्त तो लीटर में रखना पड़ता है, लेकिन ऊपर भी मिलीलीटर है सर, ये 100 मिलीलीटर है, ये 200 मिलीलीटर है, तो नीचे भी मिलीलीटर है। नीचे मिलीलीटर में क्या आ जाएगा, 100, 500 और 200, यानी 100 प्लस 200 प्लस 500। सर इसको आप अपना ले दे के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार करके देखिए, 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 है ना, तो 10 प्लस 10 20, तो ये 20 डिवाइडेड बाय 100, 280, 800, यानी कहने का मतलब 1/40 मोलर आपका नेट मोलैरिटी आ गया। खत्म हो गया सर। ये देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वेरी गुड। अपने लिए तो आपने बड़ा अच्छा सवाल निकाला सर, हमारे लिए आपने क्या कर रखा है, तो हम तुम्हारे लिए भी एक सवाल ले लेते हैं। अगर यहीं पर कुछ बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। ये लीजिए सर, मिल गया सर, अरे सर जेई का मिल गया सर, जेई का। तो वाह सर, ये सही है सर, अपने लिए हल्का हल्का, हमारे लिए मुश्किल मुश्किल, तो चलिए फिर भी करके देखते हैं, तुम्हारे लिए भी करेंगे, इसमें क्या है। तो सर ये जो सवाल है वो क्या है, 600 ml 0.01 मोलर HCl को 400 ml 0.01 मोलर H2SO4 के साथ मिक्स किया गया है। वो कह रहा है रिजल्टेंट सोल्यूशन की पीएच क्या होगी। तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसकी पीएच का मतलब है रिजल्टेंट सोल्यूशन के H+ कॉन्सेंट्रेशन। यानी मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी होती है किसी भी सोल्यूशन की, तो वो माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन से निकाली जाएगी। यानी जो H+ नेट वो हमें निकालना, और H+ नेट निकल के कहां से आएगा सर? ऑब्वियसली सर, एक तो H+ यहां से निकल के आएगा जो HCl से निकल के आ रहा है, और एक H+ सर यहां से निकल के आएगा जो H2SO4 से निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ सर, मुझे टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन बता दीजिए, मेरा काम चल जाएगा। तो टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी, बड़ा सिंपल, दिस इज H+ नेट। यानी अगर मैं इसको मैं बाद में यहां सॉल्व कर लूंगा, तो अगर मैं नेट H+ निकालना चाहता हूं, H+ नेट इज इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ H+ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कुछ नया है ही नहीं, टोटल वॉल्यूम
यही यही कॉन्सेंट्रेशन है सर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सर यही आपके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो चलिए सर टोटल मोल्स बताइए कितने। तो देखो एक चीज का समझना जरा बात को, ये जो टोटल मोल्स है अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे HCl के मोल मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मुझे मिली मोल मिलेंगे। तो यहां पर आपको सर टोटल मिली मोल लिखना चाहिए था, क्योंकि आप 600 को 0.01 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तुम समझो, तो अगर मैं मिली मोल नहीं लिख रहा हूं तो नीचे वॉल्यूम को मिलीलीटर में ले लूंगा ना, तो मिली मोल अपॉन मिलीलीटर इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। नहीं समझे बात को, ऊपर भी मिली है नीचे भी मिली है, मिली मिली है, मिली मिली तो मिली हो गया, समझ बात को, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं तो 600 इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ बोलिएगा। लेकिन अब इतना अकल मत लगाइए सर, ये मिली मोल रहने दीजिए, इस वॉल्यूम को भी मिलीलीटर में रहने दीजिएगा, तो फिर टेंशन ही नहीं होगी। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो टोटल मोल्स होंगे वो एक तो यहां से निकल के आएंगे और एक यहां से निकल के आएंगे। तो यहां से कितने निकल के आएंगे सर, यहां से निकल के आएंगे 600 इंटू 0.01, ठीक है सर। और यहां से कितने निकल के आएंगे सर, यहां से निकल के आएंगे 400 इंटू 0.01। देखो दो बार बात हो गई, कई बार बात हो गई, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्यूट के मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम सॉल्यूट के मोल। तो सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन HCl के मोल, और जितने HCl के मोल होंगे उतने ही उससे आने वाले H प्लस के मोल होंगे। क्लियर है? दिस इंटू दिस इज इक्वल टू H2SO4 के मोल, और जितने H2SO4 के मोल होंगे उसके दुगने H प्लस के मोल्स होंगे। बताओ मेरी बात सब लोग समझे? यानी अल्टीमेटली जो टोटल H प्लस के मोल्स आएंगे इन दोनों बर्तनों से वो ये आएंगे। और जहां तक सवाल है टोटल वॉल्यूम का, तो सर 6 और 4 को जोड़ने से आजकल 10 आता, यानी टोटल वॉल्यूम 1000 ml होगा। दिस इज 1000। अब समझ लो ना फर्क क्या है। अगर तुम यहां ये कहते हो सर मैंने 600 को लीटर में लेना है ताकि मोल आ जाए, तो आप इसको लीटर में ले लीजिए, इसको भी लीटर में ले लीजिए, और नीचे भी लीटर ले लीजिएगा। तो समझ रहे हो ना बात को, सब एक ही बात है। ऊपर मिली मोल, नीचे मिलीलीटर, ऊपर लीटर, ऊपर मोल, नीचे लीटर, तो सब एक ही बात निकल के आएगी। इसको सॉल्व करके आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 6, और यहां से आ जाएगा 4 दूनी 8, 6 14, 14/1000। पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं। यानी जो हमारा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो 14/1000 निकल के आएगी है। सही किया है क्या? 6 और 8, 14.01 है। ठीक तो कर रहे हैं। तो भाई अब जो भी है, तो ये हमारा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आएगी। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाए तो पीएच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी -log14/1000। ये आपका अब पीएच निकल आए। अब इसको सॉल्व करना चाहिए। 14 इंटू 10⁻³ तो दिस इज 3 माइनस log 14। तो 3 माइनस log 14 जो होगा वो होगा 7 इंटू 2, और 7 इज 0.84। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज 3 माइनस log 2 प्लस log 7। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो दिस इज 3 माइनस log 2 इज 0.3 एंड दिस इज 0.84, तो 1.14, 1.14। सो दिस इज 1.86। तो जो हमारी पीएच आ रही है वो आ रही है 1.86। तो जो वैल्यू हमें पुट करनी है 10 की पावर -2 के हिसाब से, तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 186 इंटू 10⁻²। तो द आंसर शुड बी 186। अब इस सवाल में जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद उसने log 7 की वैल्यू दे रखी थी, तो और नहीं दे रखी तो याद कर लो, गजब अजब घनचक्कर आदमी हो। log 2 याद कर लो, log 2.3 होता है। log 3 याद कर लो, log 3.48 होता है। log 7 याद कर लो, log 7.84 होता है। और बाकी गणित के स्टूडेंट हो, log 6 इन दोनों को ऐड करके, log 14 इन दोनों को ऐड करके, log 21 इन दोनों को ऐड करके, कुछ भी बकवासबाजी तुम्हें आती है तुम कर सकते हो, तुम गणित के स्टूडेंट हो। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी ये सिंपल कैलकुलेशंस जो है वो की जा सकती हैं। तो इससे जो आपका फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो 186 आएगा। सर ये सही है सर, आप जो हमें सवाल देते हैं वो टफ देते हैं, खुद सवाल जो कर हल्के हल्के कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, ये अच्छा सवाल था पूछा। अच्छा मतलब तुम समझ रहे हो उस, अब ये समझ लेते हैं हम कि सर मिक्सिंग पर वो किस लेवल पर जा सकता है। सर मिक्सिंग पर यही उसका मैक्सिमम लेवल है। सर पीएच वीएच के लेके थोड़ी सी बातें कर लेगा। तो सर पीएच हमें याद है, पीएच इज इक्वल टू माइनस log H प्लस होता है, और H प्लस की जो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है वो H प्लस के टोटल मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम से निकाली जाती है। फटाफट निकल आएगा। जल्दी से बता दो समझ में आया हाँ या हाँ?
रिपीट डिलीट कर दो, यू हैव अ रीजन टू, मुझे क्या है यार ये आदमी, नहीं समझ में आया मुझे। यस सर, ईशांत यादव, यस सर। प्रशांत अंकिता, नहीं अनिका, यस सर। रॉन्ग, राजेश कह रहा रॉन्ग हो गया, 286 आएगा। मोहम्मद अनमूर, क्या अमर क्या कह रहे थे दोस्त तुम? ये क्या है भाई? 3 में से आजकल 1.14 को माइनस करने से 2.86 आता है। वही वाली बात है ना, वही सब तुम लोग मानते नहीं हो। यस सर, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। डाउट देख लीजिए सर, डाउट आप समझ नहीं रहे बात को सर। डाउट जो हम पूछते हैं ना सर, उसका एक अलग ही लेवल होता है ना। आप पता नहीं क्यों नहीं बात हमारी मानते सर। हमारे डाउट का एक अलग लेवल है सर। हम ये हल्के फुल्के लोग नहीं है सर, हम बहुत काबिल आदमी हैं। हमारे डाउट का एक एक अलग स्टैंडर्ड है सर। हमारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए सर आपको भी 10 बार सोचना पड़ेगा सर। हम हल्के डाउट्स नहीं पूछते। चलिए हम आपके डाउट्स देख लेते हैं सर। ये देखिए सर, आपके डाउट सर, रीसेंट डाउट सर, मजा आ गया सर। ये आपका डाउट सर, एक मजा आ गया सर। एक आईफोन गिफ्ट करना रिजल्ट में सर, बिल्कुल ये गजब सर। हम बिल्कुल आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, अच्छा पढ़ाते हो। अरे आपने अगर ना बताया होता तो हमें पता ही नहीं चल पाता यार। बहुत बहुत बढ़िया, तुमने बता दिया तो आज से हम इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर किसी ने हमसे बोला भी कि आप सही नहीं पढ़ाते तो हम बता देंगे कि भाई ये वैभव पटेल से बात कर लेना। वैभव पटेल कह रहा है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो सर? सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। 2 गुना कैसे हुआ? पुष्कर कह रहा है 2 गुना कैसे हुआ? पुष्कर, H2SO4 का अगर 1 मोल होगा तो H प्लस के 1 इंटू एटोमिसिटी ऑफ H दैट इज 2, यानी 1 इंटू 2 होंगे। अगर H2SO4 के 400 इंटू 0.01 होंगे तो H प्लस के 2 इंटू 400 इंटू 0.01 होंगे। कैसे बताएं तुम्हें सर? लॉग उपयोगी किया जाता है क्या ये सर? सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? सोनू समझो बात को, अभी वही तो बताया यार। 2 से मल्टीप्लाई करने का 3 माइनस कैसे आया? अंशिका देखो, गंदे डाउट्स मत पूछो। अब इसमें थोड़ी सी गणित है बेटा। अगर यहां पर भी मामला समझो बात को, 14 अपॉन 1000 है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं 1000 को। तो दिस इज 14 इंटू 10 रेस पावर -3, ये लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -3 बन जाएगा। और 14 इंटू 10 रेस पावर -3 का लॉग 3 माइनस लॉग 14 होता है, तो 3 माइनस लॉग 14 से हमने काम कर लिया। एक बच्चा कह रहा है सर कॉमन डाउट देख लीजिए। फोन क्या है, कैसे आया सर? पीएच क्या है, कैसे आया है? कैसे आया है बताइए, कैसे आया है सर? ये क्या बात कर रहे हैं आप? पीएच कैसे निकल के आई? ये कोई तरीका होता है सर? पीएच की वैल्यू माइनस लॉग एच प्लस होती है। अरे तुम गलती से आ गए क्या? हमें पास होना पड़ता है इस बैच में आने के लिए, हमें 11th और 12th पास करना पड़ता है। हाँ, पता नहीं तुम लोग कैसे आए गए भाई। सर लॉग का बेस क्या है? लॉग का बेस हमेशा 10 ही होता है भैया। ये जो पीएच वाला लॉग है उसका बेस हम 10 ही लेते हैं सर। लॉग का बेस 10 ही होता है। इतनी अंग्रेजी मत लगाओ और इतने घटिया घटिया सवाल मत पूछो। क्या बिल्कुल ही पीएच में गोल हो? अगर बिल्कुल ही पीएच में गोल है तो मैं अभी से, हमारी जान सूख रही है कि हम तुम आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ाएंगे। हाँ समझ लो। तो चलिए खैर, सर डिड नॉट गेट मॉड्यूल्स ऑर्डर्ड ऑन 29, मिल जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया राजदीप? सब लोगों को समझ में आ गया, मैंने अभी क्लियर कर दिया सब लोगों को, तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कॉमन डाउट्स ये कॉमन ही थे क्या? एक नोट्स कहाँ है, किसी को पता है? AR1 के नोट्स कहाँ है सर? क्वेश्चन 9 नहीं हुआ? अच्छा, मैं यार वो वाले क्वेश्चन अभी मैंने देखे नहीं दोस्त, मैं देखूंगा तो तुम्हें बताऊंगा, है ना। तो अभी अभी ये रहते हैं। हाँ, ये वही वाले डाउट्स हैं, मोलैरिटी डेंसिटी वाले, मैं अभी बात करूंगा। एडवांस का सवाल बलराम मैं कराऊंगा तुम्हें। तो अभी जरा सा मैं चाह रहा था जरा सा एक पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए कि मिक्सिंग के दौरान क्या हुआ होता है और डाइल्यूशन के दौरान क्या होता है। अब हमारा ये वाला काम खत्म हो गया है। तो अब जो है अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सर, अब अपना काम स्टार्ट करते हैं और चैट बंद करते हैं और अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। कुछ सवाल और हैं जो तुम्हें करने के लिए दिए जाएंगे। ये देखिए, जेई मेंस 2022 में लाइन से, एकदम लाइन से एक काम करते हैं, सिर्फ यस और नो का एक वोट पोल लगाते हैं। तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे इससे ये मैटर नहीं करता। तुम्हें लगता क्या है कि तुम ये सवाल कर सकते हो कि नहीं, जरा देखते हैं। 200 ml 0.01 मोलर, सेम बिल्कुल। अगर तुम्हें लगता है तो हां लिख दो, और अगर तुम्हें लगता है तो ना लिख दो। अब करोगे या आंसर क्या आएगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो सब बात की बात। सर मैंने सवाल देख लिया सर, 200 ml HCl है, मिक्स किया जा रहा है H2SO4 के साथ, पीएच निकालनी है सर, मैं कर पाऊंगा, बात खत्म। तो देखते हैं तुम कर पाओगे कि नहीं। मैं एक छोटा सा यस और नो का पोल लगाने जा रहा हूं, फटाक से वोट टाइप पोल स्टार्ट कर देते हैं। यस और नो, कर पाओगे कि नहीं, देखते हैं कौन कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। जल्दी से बताओ, सिर्फ यस और नो का पोल, फटाक से बताओ भाई।
एक बात देखते हैं। नाइन्टी 7% बच्चे हम कर लेंगे, बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा हमें उम्मीद भी नहीं। तो 97% बच्चे कह रहे हैं कर लेंगे, ये आपको करने के लिए दिया जाएगा, इत्मीनान से आप इसको करिएगा। हम थोड़ा सा और आगे बात करने की कोशिश करते हैं, और वो जो बात हम करना चाह रहे हैं उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक छोटी सी बात ये और कर लेते हैं। जेई में पूछा गया सवाल, आप तुम अपने आप देख लेना और मुझे बता देना कि तुम इसको कर पाओगे कि नहीं, ठीक है? अपने आप समझ लेना। दो सॉल्यूशंस हैं, एक एनयूएच का ये सॉल्यूशन है और एक एनयूएच का ये सॉल्यूशन है। दोनों लोगों को मिलाया जा रहा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, फाइनल कंसंट्रेट, फाइनल आपको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है। कर लोगे सब लोग? सारे लोग कर लोगे? सेम सवाल है। यानी इस बार क्या करना है सर, इस बार एचसीएल की जगह एनयूएच है सर। एक एनयूएच ये है और एक एनयूएच ये है सर, दोनों को आपने मिला दिया। मिलाने के बाद जो है वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन एनयूएच की, टोटल मोल्स ऑफ एनयूएच डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, जो अभी आप कर रहे थे, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करके अपना काम चला लेंगे सर। ये आपका M1V1 आ जाएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं सर? यहां से आपको M1V1 मिल जाएगा, यहां से आपको M2V2 मिल जाएगा, आपको टोटल वॉल्यूम 400 और 20 से मिल जाएगा, 420 आपका टोटल वॉल्यूम होगा, और आप धीरे से कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, हमने नहीं पूछा है, ये इस साल पूछा है इन्होंने। ये कोई इम्तिहान है जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो, जिससे घबराते हो, डरते हो, न जाने क्या पूछ लेगा, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सर, बड़ा टफ होता है, ये उस एग्जाम का ही सवाल है। इसी साल पूछा गया है, आप समझ रहे हैं? इसी साल पूछा गया। तो अब डरना है, मरना है तो अलग बात है, और नहीं तो फिर यही है सर, ऐसा क्या है? ये तो हम पिछले साल ही कर लेते सर, पता नहीं हमने सही से सीखा ही नहीं सर। हम सीख लेते, हम मेहनत कर लेते तो हम सेलेक्ट हो जाते। तो ये सब चीजें इस बार ध्यान रखनी है। चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब देखो, कुछ सवालात होंगे जो तुम्हें करने के लिए दूंगा, तुम अपने हिसाब से करना, बट हम कुछ मेन पॉइंट्स अब डिस्कस करना चाह रहे हैं, और वो मेन पॉइंट्स जो है वो हम लोगों ने कल, अब ये जो कंसंट्रेशन, जो डेंसिटी वेंसिटी वाली बातें, मैं अभी आता हूं, लेकिन मैं कुछ चीजों को थोड़ा सा, ताकि मैं ज्यादा सवाल केटर कर सकूं, तो मैं कुछ एक आध चीजों को इसी के साथ आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। तो हमारा जो ये सवाल था, इसी सवाल के साथ जो है मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चलिए सर, मैं अपने हिसाब से आगे करता हूं। अब जो मैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, वो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म भी यहां करता हूं, ताकि मैं चीजों को इकट्ठा करके बढ़ा सकूं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मेरा मोल फ्रैक्शन। तो मैं सबसे पहले ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को पहले ही डिफाइन कर लेता हूं, ताकि मैं फिर क्वेश्चंस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर सकूं और एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स बना सकूं, ठीक है ना? तो अब एक बार जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर ये जो सवाल है मोल फ्रैक्शन का, ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है? सब लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, इसलिए समझते हैं क्योंकि इसके नाम से चीजें क्लियर है। मोल का फ्रैक्शन, यानी अगर आप मान लीजिए कि किसी बर्तन में है, और उस बर्तन में मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है ना, इस बर्तन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास N1 जो मोल्स हैं वो सल्यूट के मोल्स हैं, और N2 जो मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के मोल्स हैं। मान लीजिए ऐसे बोल देते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में सल्यूट के N1 मोल्स है और सॉल्वेंट के N2 मोल्स हैं। तो ऐसे में अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालना चाहता हूं, तो बताओ इसके नाम से क्या क्लियर है सर? आप ये निकालना चाहते हैं कि सल्यूट के मोल्स का फ्रैक्शन क्या है। तो कैसे निकल के आएगा सर? ये तो बचपन में सीखा था। सल्यूट के मोल्स को अगर मैं टोटल मोल से दे मारूं, इसमें क्या नया है सर? ये तो बचपन में किया था हमने कि सल्यूट के मोल्स को अगर मैं टोटल मोल से डिवाइड कर दूं तो मुझे सल्यूट के मोल्स का फ्रैक्शन पता चल जाएगा। इसी तरह से सर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सॉल्वेंट के मोल्स का फ्रैक्शन निकाल लूं, तो मैं सॉल्वेंट के मोल्स का फ्रैक्शन निकाल सकता हूं सर। ये N2 को आप N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दीजिए। सर इसमें क्या नया है? इनफैक्ट सर मैं ये भी देख पा रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जो वैल्यू है वो मिलाकर 1 निकल के आती है। सर बिल्कुल सही है सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और ये लॉजिकल है सर, सारे लोगों का फ्रैक्शन हमेशा 1 ही होता है सर। फ्रैक्शंस का सम वो हमेशा 1 ही निकल के आएगा सर, इसमें क्या दिक्कत? यानी अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस क्लास में मेरा वेट का एवरेज क्या है, तो इस क्लास में मेरा वेट का एवरेज, मेरे वेट को आप टोटल वेट से डिवाइड करेंगे और उस टोटल वेट में मैं भी होऊंगा, यानी मेरे मोल अपॉन हमारे मोल। यानी अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालना चाहते हैं तो सल्यूट के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करके आप उसका फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सर सवाल में मुश्किल क्या आएंगी? मुश्किल उन बच्चों को आएंगी जिनको 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 हम कई बार बोल चुके हैं, थू है, धिक्कार है, कि अगर सर वो हमें मोल ना देकर सल्यूट का वेट दे दे, तो
तो धिक्कार है अगर आप मोल्स ना निकाल पाए। मैं तो यही बोलूंगा, अभी भी अगर आप उसी समस्या में जूझ रहे हैं, सर मोल से वेट और वेट से मोल कैसे निकलता है, तो फिर तो इसका कोई इलाज ही नहीं है। इसका मतलब तुम घर में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हो। जो तुमसे कहा जा रहा है, काम तो तुम कर रहे हो, लेकिन जो तुमसे कहा जा रहा है वो काम नहीं कर रहे हो, तो वो तुम अननेसेसरी अपना नुकसान कर रहे हो। ठीक, काम की बात क्या है? काम की बात यह है, सर क्या सल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर पता चल जाए सोल्यूशन के अंदर, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन भी पता चल जाएगा? सल्यूट का पता चल जाएगा तो सॉल्वेंट का भी पता चल जाएगा। सर 1 में से माइनस कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ सर, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन में से अगर आप किसी का भी मोल फ्रैक्शन दे दें, तो इसका मतलब दूसरे का मोल फ्रैक्शन मुझे अपने आप पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल पता चल जाता है। तो सर क्या यह कहना ठीक है कि सल्यूट के मोल फ्रैक्शन को यूज करके मैं सल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स पता कर सकता हूं? बिल्कुल गलत है सर। आप सल्यूट के मोल फ्रैक्शन को यूज करके सल्यूट और सॉल्वेंट के एग्जैक्ट मोल्स पता नहीं कर सकते सर। किसी सूरत में आप एग्जैक्ट मोल्स पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर ये फ्रैक्शन है सर। फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1/2 है तो 1/2 तब भी आ सकती है जब 1/1 + 1 हो, और 1/2 तब भी आ सकती है जब 2/2 + 2 हो। 1/2 तब भी आ सकता है जब 3/3 + 3 हो। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं सर, मोल्स का फ्रैक्शन सल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स को एडजस्ट करके उस फ्रैक्शन को बार बार लाया जा सकता है। इसलिए आप फ्रैक्शन को देखकर कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सल्यूट के एग्जैक्ट मोल सोल्यूशन में कितने हैं और सॉल्वेंट के एग्जैक्ट मोल्स कितने हैं। हां, आप रेशो के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मोल्स निकाल पाए ये पॉसिबल नहीं। बात तो सही। तो सर अगर कभी मान लीजिए ऐसी कोई बात हो जाए कि हम एक सोल्यूशन छुपा के बैठे हों, है ना, सोल्यूशन हमने जो है छुपा के रखा है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि मेरे पास एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 1/4 है ऐसे, तो सर मुझे ये तो नहीं पता चल पाएगा ना कि ग्लूकोज कितना है और पानी कितना है। बिल्कुल, मुझे क्या पता आपने एक पीछे क्या छुपाया हुआ है? मुझे क्या पता आप बाल्टी लेके खड़े हैं कि लोटा लेके खड़े हैं कि ढक्कन लेके खड़े हैं कि ग्लास लेके खड़े हैं? मुझे तो नहीं पता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पास 1 ग्लूकोज है, 4 ग्लूकोज है, 50 ग्लूकोज है। मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सर ऐसे में कुछ वो वाली बात बताइए ना सर, जो आप कहते थे कि आप एक ही टंकी से आते हैं, फिर आप अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करते हैं सर, उसके बाद बातें आगे बढ़ती। तो मैं यहां पर फिर तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको कभी भी सल्यूट या सॉल्वेंट में से किसी का भी मोल फ्रैक्शन गिवन हो, तो आप अंग्रेजी की एक लाइन लिखकर अंदाजा लगा सकते हैं और अपने सोल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं, वो ये है कि अच्छा, एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां पर लिखने में भी कोई बुराई नहीं है। ये चीज लिखी जा सकती है कि ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, जिसको काई से लिखते हैं, कुछ लोग इसको एक्स भी बोलते हैं, जैसा बोलना चाहे बोलो। हम तो कभी कभी इसको एक्स बोल देते हैं, कभी काई बोल देते हैं, तो दोनों बातें सेम है, क्या दिमाग लगाना। तो जो मोल फ्रैक्शन है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ये मेरे ख्याल से तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग अकलमंद हो। सर इसमें कहीं भी वॉल्यूम का टर्म नहीं है, सब मोल्स है, मास है सर। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कम। ठीक है, अब काम की बात करते हैं। सर ये बताइए, अगर मान लीजिए कभी ऐसा कुछ लिखा मिले कि ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, सपोज, जो इंपॉर्टेंट बात है भाई, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं, ग्लूकोज ही ले लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन एक्वस सोल्यूशन, मान लीजिए दे रखा है 1/9, मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसको सर मैं कैसे डिफाइन करूंगा? सर मुझे तो मोल फ्रैक्शन ऐसे करके आपने जो है पीछे छुपा रखा है। अब मुझे नहीं पता सर, आप ग्लास लेके खड़े हैं कि बोतल लेके खड़े हैं, ढक्कन है कि टंकी है, बाल्टी लेके खड़े हैं, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ आपने ये कह दिया कि भाई मेरे पास जो पीछे सोल्यूशन मैंने छुपाया हुआ है उसके अंदर ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 1/9। तो मैं अब अपना सोल्यूशन कैसे डिफाइन करता हूं? याद है तुम्हें, जब मोलारिटी आती थी तो मोलारिटी को कैसे डिफाइन किया गया था, अपने सोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया गया था। उसी तरह से मोलालिटी आई थी, तो सर मोलालिटी को आपने अपने सोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया था अंग्रेजी की एक लाइन से। उसी तरह से सर मैं मोल फ्रैक्शन को भी अपने तरीके से डिफाइन करूंगा। और कैसे डिफाइन करूंगा? बहुत सिंपल है कि सर अगर ये 1/9 लिखा है, दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू अगर 1/9 लिखी है, तो आज से मैं इसको 1/1 + 8 बोलूंगा। सर ये है अंग्रेजी की एक लाइन, आप इसको बोल सकते हैं एक लाइन अंग्रेजी की। सर इससे क्या फायदा हुआ? इससे यह फायदा हुआ कि आपको ग्लूकोज के मोल्स भी दिखने लगे और आपको पानी के मोल्स भी दिखने लगे। सर लेकिन आप ये समझिएगा बात को, सर ये जरूरी थोड़ा ना कि 1/9 वैल्यू तभी आती है जब 1/1 + 8 किया जाए। सर 1/9 तब भी तो आता है जब 2/2 + 16 किया जाए। हाँ बिल्कुल
बिल्कुल सही है सर, 2/2 + 16 करके भी 1/9 लाया जा सकता। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप, और इसी तरह से सर 3/3 + 24 करके भी 1/9 लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है सर। इसका यह मतलब हुआ कि सर आप अपने एक सोल्यूशन को चुपचाप डिफाइन कर लीजिए कि भाई मेरे पास एक सोल्यूशन है, वो ये है मेरा सोल्यूशन जिसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन 1/9। और जैसे ही आप 1/1 + 8 लिखेंगे, इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपके सोल्यूशन में ग्लूकोज कितना है यह आपको पता चल जाएगा। अगर ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन की बात चल रही है तो कैसे लिखते थे मोल फ्रैक्शन? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही मतलब है। यानी आप इसको कैसे लिखेंगे सर? दिस इज इक्विवेलेंट टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही लिखा जाएगा। मोल्स ऑफ ग्लूकोज अब जरा दोनों को कंपेयर करिए तो क्या पता चला सर? मेरे सोल्यूशन के लिए मुझे पता चल गया कि ग्लूकोज के जो मोल्स हैं वो 1, और मेरे सोल्यूशन से मुझे यह पता चल गया कि मेरे सोल्यूशन में जो पानी के मोल हैं वो 8 है सर। 1 मोल ग्लूकोज है, 8 मोल पानी है सर। मजा आ गया। अब बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैं अपने सोल्यूशन के लिए सब कुछ निकाल के दिखा दूंगा सर, और वो सब आपके सोल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि सर हम दोनों एक ही टंकी से आए, और एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सेम होते हैं सर। लेकिन ये 1/9 था सर। सोचिए अगर ये 2/9 होता तो अगर ये 2/9 होता तो ये 2/2 + 7 होता। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल सीधी अंग्रेजी की एक लाइन बता रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल झंझट खत्म हो जाएगा। यानी इफ इट इज 2/9 देन इट विल बी 2/2 + 7। अगर ये 3/10 है सो दिस इज 3/3 + 7। सब लोग समझ रहे हैं? इतनी गणित तो सब लोग समझते होंगे। अगर ये 9/47 है सो दिस विल बी इक्वल टू 9/9 प्लस कितना आ जाएगा? 38। समझो बात। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा है, और इससे पता क्या चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि सर ये जो है 2, ये तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गए, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गए, और ये 7 हमारा मोल्स ऑफ वाटर हो गया। वाह वाह वाह। इसी तरह से यहां पर ये आ गए मोल्स ऑफ ग्लूकोज, बहुत बढ़िया। और ये 7 क्या हो गया सर? ये हो गया मोल्स ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया। इसी तरह से ये 9 क्या हो गया सर? 9 हो गया मोल्स ऑफ ग्लूकोज, बहुत बढ़िया। और ये 38 क्या हो गया सर? ये 38 हो गया मोल्स ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप अपना सोल्यूशन डिफाइन करना सीख जाइए। जब आप अपना सोल्यूशन डिफाइन करेंगे तो आप अपने सोल्यूशन के लिए सारी चीजें कैलकुलेट करते रहिए, और वो सारे आंसर उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। सारे आंसर उसके लिए भी एप्लीकेबल। सर जरा एक सवाल करके दिखाइए। चलिए मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं। जरा सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि एक सवाल जो मैं कर रहा हूं, और बहुत सीधा सवाल, सिंपल सवाल है, लेकिन वही है, ये यही बच्चों का इतना बड़ा सरदर्द है। मुझे हैरानी होती है ये किस तरह के बच्चे हैं जो एक दो बातें याद नहीं रखते। अब सवाल यह है कि वो कह रहा है कि फाइंड आउट द मोलालिटी, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ aqueous urea solution in which mole fraction of urea is 1/31। ये सवाल एक अपने सवाल क्या है? सवाल ये कि सर ये एक यूरिया का सोल्यूशन है, ऐसे करके छुपा के बैठे। मेरे पास एक यूरिया का सोल्यूशन है। मैंने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया, यूरिया का सोल्यूशन है तो क्या करें? अरे यार चाय गिर गई यार। वाह वाह वाह, है ना? तो वो कह रहा मेरे पास एक यूरिया का सोल्यूशन है और उस यूरिया के सोल्यूशन को मैं छुपा के बैठा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया आपने काम किया। अब आप ये बताइए उसका मोलालिटी क्या है? मैंने कहा अजीब बेवकूफ आदमी हो। मोलालिटी, मोलालिटी के लिए तो ये चाहिए होता है। अगर आप मोलालिटी निकालना चाहते हैं तो मोलालिटी के लिए तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए। मोलालिटी इज इक्वल टू, याद है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज यूरिया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सर ये फॉर्मूला था, मुझे अच्छी तरह से याद है सर, ये फॉर्मूला था।
अब अगर ये फॉर्मूला था तो इस फॉर्मूले के लिए आपको क्या क्या चाहिए सर? इस फॉर्मूले के लिए मुझे यूरिया के मोल्स चाहिए और उसके लिए सॉल्वेंट का वेट चाहिए। सर मुझे दो बातें चाहिए, कैसे करेंगे सर आप ये दो बातें? तो मैंने कहा भाई आप सवाल में कुछ पता ही नहीं है सर, छुपा के बैठा, जिस चाय भी गिरा दी सर आपने अपने ऊपर। यूरिया का सोल्यूशन है पीछे छुपा हुआ, ठीक? तो ये जो यूरिया का सोल्यूशन है, इस यूरिया के सोल्यूशन को सर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा यूरिया का सोल्यूशन कितना है, मुझे क्या पता उसके अंदर यूरिया के कितने मोल है, मुझे क्या पता उसमें पानी कितना है। उसने कहा रुको, मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा। उस अपने सोल्यूशन के अंदर यूरिया का मोल फ्रैक्शन 1/31 मानकर अपने सोल्यूशन की मोलालिटी निकालूंगा और वही मोलालिटी तुम्हारे सोल्यूशन की होगी। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से। समझे बात को? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर दिया एक सेकंड में। सर मोल्स ऑफ यूरिया को अगर आप 1/31 बोल रहे हैं तो आज से ये 1/1 + 30 है। क्या तुम्हें सब कुछ चमक गया? हां सर मुझे सब कुछ चमक गया। क्या तुम्हें यूरिया के मोल दिख गए? मुझे यूरिया के मोल दिख गए। कितने हैं? 1 1 1, ठीक है ये। और ये 30 क्या है सर? ये 30 पानी के मोल हैं। और अगर पानी के मोल पता चल गए तो पानी का वेट पता चल गया। जिसको नहीं पता चला धिक्कार है, थू है। समझो बात को? मोल देखकर जो वेट नहीं निकाल पाता है गधा आदमी। समझो बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं, सॉरी मोलालिटी निकालना चाहता हूं, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट। कितने हैं मोल्स ऑफ यूरिया? सर आपने मान लिया अपना, आपका सोल्यूशन है सर, आपका सोल्यूशन है 1 मोल है सर, 1 मोल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे सर? 30 मोल पानी है सर, दिस इज पानी H2O एंड दिस इज यूरिया। तो सर पानी अगर 30 मोल है तो उसका वेट कितना होगा सर? उसका वेट होगा 30 × 18, लेकिन ये वेट ग्राम में होगा ना सर। किलो में रखना है सर तो 1000 से डिवाइड करेंगे और वो 1000 डिवाइड करके पलट के ऊपर चला जाएगा और सर ये आपकी मोलालिटी आ जाएगी 50/27 मोलल। सर ये एक्वस यूरिया सोल्यूशन जिसमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन 1/31 है, उसकी मोलालिटी 50/27 होगी। आप देख रहे हैं किसकी निकाल रहे हो बे? हमने कहा हमने अपना सोल्यूशन डिफाइन किया, उसकी निकाल रहा है। क्या अजीब घनचक्कर आदमी हो। मैं तुमसे इसकी पूछ रहा था, इसकी। तो मैं क्या बोलूंगा? तेरी भी यही होगी। क्यों? क्योंकि समझे बात को? सब लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? यानी आपने अंग्रेजी की एक सिंपल लाइन लिखकर 1/31 को 1/1 + 30 में ब्रेक करके सब पता कर लिया, यूरिया कितना है, पानी कितना है आपके सोल्यूशन के अंदर, और आपने अपने सोल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट कर ली और वही मोलालिटी उसकी भी होगी। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से निकल के आने वालों की मोलालिटीज सेम होती हैं। जल्दी से बताओ, समझ में आई बात? क्लियर है? शाबाश, ठीक है। अब मैं और एक आध कंसंट्रेशन टर्म और लिख देता हूं और उसके बाद फिर एक साथ बातें करेंगे मजेदार एकदम। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए सर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? एक और अभी बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म सारे डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसके बारे में भी आगे और बात करते हैं। ठीक है, चलिए सर चैट ऑफ कर देते हैं और आगे बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म को भी डिफाइन कर लेते हैं और वो है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, बहुत आसान होते हैं सर। परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है? ये परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म सर, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये मॉडर्न कंसेंट्रेशन टर्म्स है, यानी मतलब मॉडर्न इन द सेंस कि आजकल जो है वो इसी टाइप के कंसेंट्रेशन टर्म्स जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। आजकल सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन जब रिप्रेजेंट की जाती है तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ही रिप्रेजेंट की जाती है। और उनमें जो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये जो परसेंटेज वेट बाय वेट है, सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इसको कैसे लिखा जाता है? तो यार इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियर है। ऊपर वेट है, नीचे वेट है, तो कैसे लिखा जाएगा? दिस इज वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इन 200। सर ये आपका परसेंटेज वेट बाय वेट।
वेट परसेंटेज यानी सल्यूट की वेट परसेंटेज कितनी है, तो सल्यूट के वेट को टोटल वेट से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई करके उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वेट बाय वेट के टर्म्स में निकाल सकते हैं सर। बिल्कुल सही, यानी ये फॉर्मूला तो मुझे याद रखना ही है। अगर मुझे कहीं से भी सल्यूट के वेट पता चल जाए और मुझे सोल्यूशन का वेट पता चल जाए तो मैं सीधे फॉर्मूले में पुट करके परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल लूंगा। बिल्कुल सही सर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सर वो एक सोल्यूशन छुपा के बैठा हो और ये कहे कि मेरे पास एक यूरिया का सोल्यूशन है जो 10% वेट बाय वेट है, बताओ यूरिया कितना और पानी। मैंने कहा ये बात तुम्हारी सही है। इसका मतलब ये हुआ मुझे इस बार फिर से कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अपनी भाषा में एक लाइन अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है वो आना चाहिए। तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट बात जो हम करने जा रहे हैं वो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, सपोज 10% वेट बाय वेट, कुछ भी ले लेते हैं, एक्वस केओएच सोल्यूशन ले लेते हैं, एक्वस केओएच सोल्यूशन मेरे पास। यानी अगर मान लीजिए, ऐसे ही बोल रहा हूं, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 10% एक्वस क्यूएच सोल्यूशन है। ये सर ये क्यूएच सोल्यूशन, ये छुपा लिया मेरे पास ना एक क्यूएच सोल्यूशन है। हमने कहा अच्छा कितना है, कह रहा है 10% उसमें कंसंट्रेशन है, 10% वेट बाय वेट। तो मैंने कहा यार कितना केओएच है जरा दिखाओ, जरा कितना सोल्यूशन है। कह रहा हम नहीं बताएंगे। हमने कहा बोतल लेके खड़े हो कि टंकी लेके खड़े हो, कह रहा हम नहीं बताएंगे। हमने कहा ढक्कन तो नहीं हो, कह रहा नहीं ढक्कन नहीं है हमारे पास, समझो बात। तो हमने कहा यार फिर है क्या तुम्हारे हाथ में, कह रहा हमें नहीं पता। हमने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी बात, भाड़ में जाओ तुम। हम अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करेंगे जो 10% वेट बाय वेट एक्वस क्यूएच सोल्यूशन होगा। कैसे सर, बड़ा सीधा है सर। इस डेफिनेशन के हिसाब से क्यूएच के 10 ग्राम ले लेंगे, सोल्यूशन का 100 ग्राम ले लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 10 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब यह हुआ कि मैं इसको अपने एक सोल्यूशन से डिफाइन करता हूं। मेरा सोल्यूशन क्या है, 10 ग्राम KOH dissolved in 100 ग्राम सोल्यूशन। समझो बात को सर, ये मेरा सोल्यूशन है सर, ये मेरा सोल्यूशन है। 10 ग्राम KOH 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर है। फायदा क्या हुआ सर इससे? फायदा ये हुआ कि अब मुझे एकदम साफ दिखाई देने लगा कि अगर कभी सल्यूट का वेट चाहिए हो तो ये सल्यूट आ गया। बात समझ रहे हो? अगर मुझे कभी सल्यूट के मोल्स चाहिए हो तो यहां से निकाल लेंगे। सर मोल्स कैसे निकालेंगे, ये तो वेट दे रखा है। धिक्कार है, थू। वेट के बाद मोल ना निकाल पाए तो थू। समझ रहे बात को? यानी 10 ग्राम KOH के मोल्स हमें पता चल जाएंगे अगर मुझे चाहिए हो। और ये क्या चीज है सर? ये सोल्यूशन का वेट है सर। दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूशन सर। दिस इज वेट ऑफ सोल्यूशन। सर मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं इस वेट से इस वेट को माइनस कर दूं तो मुझे सॉल्वेंट का वेट पता चल जाएगा। हाँ, और सर सॉल्वेंट का वेट किलो में पता चल जाएगा। हाँ, और सर यहां से सॉल्यूट का मोल्स पता चल जाएंगे। हाँ, तो सर मुझे तो मोलालिटी पता चल जाएगी सर। मैं 1 सेकंड में मोलालिटी निकाल लूंगा सर। सिर्फ इस लाइन को लिख के मैं अपने सोल्यूशन की मोलालिटी निकाल लूंगा। बताओ मेरी बात समझे? अभी निकाल के दिखाते हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं? बच्चों को यहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, सर यहां से वहां कैसे पहुंच जाते हो? अबे तुम एक लाइन लिखो तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन अंग्रेजी की गजब ढाती है, गजब। समझो बात को। दिस इज, ये सुनो, गजब ढाती मतलब ये हमारी बनाई हुई लाइन थोड़ी ना है। हमारी मतलब हम ही ने बनाई है, लेकिन अब कोई कमाल थोड़ी ना है सर। ये तो आपने इसको डिफाइन करना इसी डेफिनेशन से ही तो बनाया है सर। ये तो हर जगह लिखा जाता है, बिल्कुल। लेकिन हम तुम्हें चाह रहे हैं हर जगह लिखा जाता तो बहुत कुछ आप याद रखिए बस, ताकि आपके सवाल हो जाए। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा एक लाइन अंग्रेजी की। क्लियर है? यानी जब कभी भी परसेंटेज वेट बाय वेट दिया जाए तो आप इस तरह से धीरे से लिख दीजिए, आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। एग्जाम्पल दिखाते हैं तुम्हें, बढ़िया एग्जाम्पल से समझाते हैं सर। ये देखिए आप, खूबसूरत एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है, कहां गया ये सर? ये देखिए, फाइंड आउट द मोलालिटी, और भी ले लेते हैं, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन इट्स 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन। वाह वाह वाह, ये सर मस्त।
मैं अभी जानबूझ के डेंसिटी वाले टर्म को ठूस नहीं रहा हूं, मैं नहीं चाहता अन्य सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट करूं, मैं पहले बिल्कुल साफ समझना चाह रहा हूं, फिर डेंसिटी। यार पता नहीं तुम्हें डेंसिटी को देखकर क्या घबराहट होती है। डेंसिटी इसलिए दी जाती है ताकि अगर मास तुम्हारे सामने हो तो वॉल्यूम तक पहुंच सको, और अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम पता हो तो सोल्यूशन के मास तक पहुंच सको, और थोड़ा कोई डेंसिटी का काम होता है। डेंसिटी किस लिए? सर डेंसिटी इज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ एनीथिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट थिंग। क्लियर? तो कुछ कमाल नहीं है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कुछ हवा बनाओ, मैं वो भी तुम्हें अभी दिखाता हूं करके, लेकिन ये अभी बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं। सर सर आप क्या जानना चाह रहे हैं? सर मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है, और आप क्या जानना चाहते हैं? सर आप मोलालिटी जानना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन जानना चाहते हैं। सर मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे पता चलेंगे? दिखाते तो कुछ हो नहीं, छुपा के बैठे हो, मुझे क्या पता मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने? वो कह रहा है तू अपना सोल्यूशन डिफाइन कर लेना। मैंने कहा बस खत्म हो गया। सर ये 10% वेट बाय वेट आपने दे रखा है, हम कोने में जाके अंग्रेजी की एक लाइन लिख देंगे, 10 ग्राम यूरिया dissolved in 100 ग्राम सोल्यूशन। क्लियर? सर ये मेरी लाइन है, मेरी लाइन है, इस मेरी लाइन से काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे मेरी लाइन से ये पता चल गया कि मेरी इस लाइन में सल्यूट के मोल्स कितने हैं। दिस इज सल्यूट, जो कि मैं पता कर लूंगा इसके बाद की बातें, और ये है हमारा सोल्यूशन। क्लियर है? अब बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अब एक एक करके आपके सारे सवालों को निपटाता हूं। चलिए सर बताइए क्या निकालना चाहते हो? सर सर मैं मोलालिटी चाह रहा था। सर मोलालिटी। मैंने कहा अच्छा मोलालिटी चाहते हो, तो मोलालिटी के लिए क्या क्या करना होगा? सर मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए होंगे। सर मोल्स ऑफ सल्यूट। खत्म हो गया। बस यूरिया के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, पता नहीं तुम याद करते हो कि नहीं। यूरिया के बारे में कल भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूं। यूरिया इज, शायद कल नहीं बताया था, यूरिया इज NH2CO NH2, और इसका मोलर मास 60 होता है, 60 ग्राम पर मोल। NH2CO NH2 उसे यूरिया कहते हैं। ठीक है ना? तो इसका मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास 60 हो जाएगा, वो तुम निकाल सकते हो। ठीक, तो इसका युवा सर मोल्स कितने हो जाएंगे? सर मोल्स कितने हो जाएंगे? सर मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट कितने होंगे? सर सर 10 ग्राम यूरिया है सर, मोल्स कितने हो जाएंगे भाई? 10/60 हो जाएंगे। क्लियर? डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। भाई साहब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, के सॉल्वेंट कहां है? सर ये सोल्यूशन है। सर ये सोल्यूट है, सॉल्वेंट कहां है? गजब आदमी हो, सॉल्वेंट का वेट नहीं निकाल पाओगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, तुम्हारे सोल्यूशन में सॉल्वेंट का वेट कितना है? सर 90 ग्राम। सर ये मेरा सोल्यूशन है सर, सॉल्वेंट का वेट 90 ग्राम है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 90। लेकिन सर मुझे ग्राम में नहीं किलोग्राम में चाहिए होता है, मोलालिटी निकालना है ना सर। तो ऐसे में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50/27 आ जाएगी। सर मोलालिटी इज इक्वल टू 50/27। सर ये देखिए पहला आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है ये। अच्छा सर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है सर मोल फ्रैक्शन निकालना था, वो तो बता दीजिए। अरे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सर यूरिया का। यूरिया का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सर मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ पानी। मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं? सर मोल्स ऑफ यूरिया 10/60 है, हमारा सोल्यूशन है सर, हमने बताया था 10/60 है। और नीचे क्या क्या आ जाएगा? सर मोल्स ऑफ यूरिया फिर से आ जाएंगे, और सर मोल्स ऑफ पानी आ जाएंगे। पानी का वेट 90 ग्राम है, और आजकल मोल्स निकालने के लिए पानी के मोलर मास से 18 से डिवाइड कर दिया जाता है। सर इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/31 आ जाएगा। सर ये मेरा दूसरा आंसर होगा, लेकिन ये आंसर मेरे सॉल्यूशंस के होंगे जो मैंने डिफाइन किए थे, और यही आंसर उसके सॉल्यूशन के होंगे जो वो छुपा के बैठा है। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से आने वालों की सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सेम होते हैं। क्लियर है? अभी अभी मैंने जो कुछ बोला ना, उससे मुझे एक बात याद आ गई। एक बच्चे का डाउट आया था इंस्टाग्राम पे, उसने एक डाउट भेजा था। डाउट नहीं था, उसने इंस्टाग्राम पे एक रिक्वेस्ट भेजी थी, सर आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन मत क्या करिए सर, एक कांस्टेंट वॉइस से पढ़ाते रहा करिए सर। मैंने कहा, मैंने पूछा भाई क्या रीजन है? कह रहा सर मैं कान में ईयर पॉड लगा के बैठता हूँ, है ना, तो कभी कभी एकदम से जो तेज आप आवाज बोल देते हैं सर, मेरे कान के पर्दे ना फट जाएं। कितना बेचारा अपने कान के पर्दों के लिए जो है वो समझ वो है। लेकिन अब यार हमने फिर आज वो हरकत कर दी, हमने एकदम से तेज बोल के धीरे बोल दिया, धीरे बोल के एकदम से तेज बोल देते हैं। तुम्हें दिक्कत तो होगी, दिक्कत तो हो रही होगी, लेकिन यार आप समझा करो। अब ये तो यार मॉड्यूलेशन तो आ ही जाता है, जब आदमी जोश में आता है तो इस तरह के मॉड्यूलेशन आ ही जाते हैं। अब क्या लल्लू की तरह पढ़ाएंगे क्या, फुस 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 करते रहेंगे? और आज हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी। मोल्स ऑफ सल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करके
मोलालिटी निकाली जाएगी। अब ऐसे कोई पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़ा मजा आता है, समझो बात को, वो भी ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में आदमी उछलता रहता है खट 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 खट, समझो बात को, तभी तो समझ में आता है। वो भी तुम लोगों को जो वैसे ही कम होश में रहते हैं, जो जागते बड़ी मुश्किल से हैं, उन लोगों को भी अगर आदमी सुला दे तो ये तो गलत गलत है। तो थोड़ा सा यार तुम एडजस्ट करो, इस तरह के मॉड्यूलेशंस की जरूरत पड़ती है। तुम वैसे जागते रहते हो इसलिए तुम्हें तेज और धीरा सुनाई देता है। बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से तेज और धीमा करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि वो होता क्या है कि क्लास के दौरान सो जाते हैं, तो एकदम से जब आवाज तेज आती है तो अरे फिर से एकदम उठ गए, फिर पढ़ने लग गए। तो ये बीच बीच में ये चिल्लम चिल्ली करनी पड़ती है ताकि आदमी जो है होश में रहे, जागता रहे, और उसको पता रहे कि वो जो है आज उसने क्या नहीं सीख पाया। मतलब सीखता तो वो वैसे भी कुछ नहीं है, तो उसको ये पता रहता है कि चलो चलो आज का लेक्चर खत्म हो गया, ये क्लियर हो गया कि मैं मोल फ्रैक्शन को मोलालिटी में, और मोलालिटी को मोल फ्रैक्शन से, और वेट बाय वेट परसेंटेज से मोलालिटी, और वेट बाय वेट परसेंट से मोल फ्रैक्शन मैं नहीं निकाल पाऊंगा। चलो आज के लेक्चर से ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सर, मैंने आज ये सीख लिया कि मैं ये नहीं सीख पाऊंगा। इतना ही सीख लेते हैं, बहुत बड़ी बात। बच्चे यही सीख लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये भी एक कलाकारी है, इसलिए जागते रहो। जागने से कम ये तो पता चलेगा कि क्या नहीं आया तुम्हें समझ में, है ना। एटलीस्ट ये क्लियर हो जाएगा कि हमें ये चीज नहीं आ सकती। सर आज आपने जो बात बताई बहुत अच्छा हुआ सर, आपकी बातें सुन के बड़ा मजा आया, लेकिन हमें यह बात पता चल गई कि हम कंसंट्रेशन टर्म्स को इंटर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हम सर वेट बाई वेट से मोलालिटी निकालना या वेट बाई वेट से मोल फ्रैक्शन निकालना अपने बस की बात ही नहीं है सर, है ना। तो ये भी एक जरूरी तो है, कम से कम ये तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या नहीं आता, ये भी तो जरूरी है, ठीक है ना। खैर, तो मेरे ख्याल से ये वाली बात सबके समझ में आ गई होगी। हम इसी में अब दूसरी बात और जोड़ देते हैं। ये हमारा परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म था, ये था हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। अब मैं दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म और ले रहा हूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सर ये दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और इस दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को कैसे डिफाइन किया जाएगा, जरा बताओ कैसे करेंगे, खुद ही बताओ कैसे करेंगे। सर देखिए, ऊपर वेट है नीचे वॉल्यूम है, तो फिर वही है, वेट ऑफ सल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, खत्म हो गया। यानी कैसे लिखेंगे सर, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। सर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। सर इस तरह से आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सर ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया कि अगर आप सल्यूट का वेट दे दें और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दें, तो मैं सीधे फॉर्मूले में पुट करके ये काम कर सकता हूं। हाँ सर, फिर दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा कैटेगरी ये कि सर मुझे अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसी सॉल्यूशन का दे दिया जाए जो कि छुपा के आप बैठे हैं, तो मैं अपना सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करता हूं? वो अंग्रेजी की एक लाइन क्या है? तो यहां पर फिर वही वाली बात कर लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं, सपोज मैं एक सॉल्यूशन डिफाइन कर लेता हूं। सपोज कुछ भी ले लेते हैं, 12.5% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन जो मैंने छुपा रखा है। सर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सर ये मेरा सॉल्यूशन है सर, ये मैंने छुपा रखा है। जैसे अभी आपने ये छुपा रखा था, जैसे अभी आपने इसको डिफाइन किया था वेट बाय वेट को, उसी तरह से अंग्रेजी की एक लाइन से मैंने डिफाइन करना है 12.5% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। सर कैसे डिफाइन करेंगे? सर ये अंग्रेजी की एक लाइन लिख देंगे। क्या लाइन लिखेंगे? 12.5 ग्राम ग्लूकोज है, 12.5 ग्राम ग्लूकोज है, डिजॉल्व इन 100 ml क्या? सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। समझो बात को, नीचे सॉल्यूशन है ना, तो 100 ml इसको ले लो, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो जो भी वेट होगा वही वेट बाय वॉल्यूम होगा, वही लिखा हमने। 12.5 ग्राम ग्लूकोज होगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। फायदा क्या है? सर ये मेरा सॉल्यूशन है। सर फायदा क्या है? ये मेरा सॉल्यूशन है, मुझे साफ दिखाई देता है। सर यहां से मुझे ग्लूकोज के बारे में समझ में आता है, सर सल्यूट के बारे में समझ में आता है, सल्यूट के बारे में सब कुछ समझ में आता है। जिसको नहीं समझ में आता मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आता है कि अगर आप सल्यूट के वेट की बात करते हैं तो 12.5 ग्राम, अगर आप सल्यूट के मोल्स की बात करते हैं तो 12.5/180, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। क्लियर है? और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? सर दूसरी इंफॉर्मेशन है वॉल्यूम पता चल गया। सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको अपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। तो सोचो, ध्यान से सोचना जरा, देखते हैं किसके समझ में आ रहा है। यहां से सल्यूट के मोल्स आ जाएंगे, बहुतों के आ जाएंगे, जिसके नहीं आ रहे हैं वो मुंह बना के बैठा रहे। तो वेट से मोल निकालना हमें आता है, सल्यूट के मोल्स, और यहां से सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। सर ये तो डायरेक्ट मोलारिटी आ गई सर,
मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। खटाक से मोलारिटी। सर मेरे सोल्यूशन की मोलारिटी आ गई, यानी अगर कभी मुझे वेट बाय वॉल्यूम दिया जाए तो मैं मोलारिटी निकाल सकता हूं अपने सोल्यूशन की, और वही मोलारिटी उसकी भी होगी। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से निकली। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी बड़ा सीधा हो गया कि अगर मुझे कभी भी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया जाए तो मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से सीधे सीधे मोलारिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि मोलारिटी के लिए मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए जो मुझे पता है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए जो मेरे सामने है। सीधे सीधे पुट कर देंगे, खड़ाक से मोलारिटी निकल आएगी। उल्टा करते हैं। सर इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर आपको मोलारिटी दी जाए तो आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, इससे पहले वाले सवाल में भी जिस तरह से आपने परसेंटेज वेट बाय वेट को यूज करके मोलालिटी निकाली थी और मोल फ्रैक्शन निकाला था, उसी तरह से सर मोल फ्रैक्शन को यूज करके यह निकाला जा सकता है, मोल फ्रैक्शन को यूज करके यह निकाला जा सकता है, इसको यूज करके यह निकाला जा सकता है, इसको यूज करके यह निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि सर मुझे ये सारे टर्म्स अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करने आते हैं। मुझे क्लैरिटी है सर, जैसे ही मैं अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करता हूं मेरे सारे आंसर निकल आते हैं। क्लियर है? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सीधी साफ सुथरी बात कर रहे हैं, उल्टी सीधी बकवास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो यानी कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, यही 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 एक बात हम यहां पर लिख भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल के तौर पर समझ लेते हैं, उल्टा करते हैं। मतलब मैं चाह रहा हूं इस बार उल्टा करके देखते हैं। मतलब बच्चों को हो सकता लग रहा हो कि सर उल्टा करके देखते हैं, तो चलिए ऐसे करते हैं। 11/6 मोलर एक्वस यूरिया सोल्यूशन, ठीक है, फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। उल्टा कर लेते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है और 11/6 मोलर सोल्यूशन। सर क्या मुझे सोल्यूशन की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये मोलारिटी है जो कि वॉल्यूम में डील करती, और मुझे वॉल्यूम का ही टर्म चाहिए, परसेंटेज वेट बाय। अरे यार ये तो लिखना ही भूल गए, ये भी लिख लेना भाई। यही है ना? हाँ, ये भी लिख लेना, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और वेट बाय वेट में लिखा था कि नहीं? ओ वेट बाय वेट में भी नहीं लिखे थे। लिख लो भाई, ये लिख लो। ये बात मेंशन कर लेते हैं, गलती हो गई, भूल गए, लिख देते हैं। वेट बाय वेट में समझ रहे हो सब कुछ वेट वेट से रिलेटेड है, तो यहां पर कहीं मेंशन कर लेते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर? और यहां पर क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम की बातें आ रही हैं, देख रहे हैं 100 ml सोल्यूशन, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्लियर? तो चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो सर ये 11/6 मोलर एक्वस यूरिया सोल्यूशन है, मुझे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। सर कैसे करूंगा सर? मुझे समझ में आ रहा, आप बता। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे यूरिया का वेट चाहिए और सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सर सोल्यूशन दिखाते नहीं, मुझे क्या पता यूरिया का वेट क्या है, वॉल्यूम क्या है? पता नहीं, ढक्कन लेके आए हो, बोतल लेके आए हो, हम क्या बोलेंगे? ऐसी तैसी तुम्हारी। हम अपना सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, हम अपना सोल्यूशन डिफाइन करते हैं जिसकी मोलारिटी 11/6 है, सब दिखने लगेगा। तो अपना सोल्यूशन मोलारिटी के टर्म्स में कैसे दिखता था? 11/6 मोल्स ऑफ यूरिया। याद करोगे तो ठीक है, नहीं याद करोगे तो कोई बात नहीं, अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, और अगला चैप्टर शुरू होते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पहला चैप्टर तुम नहीं सीख सकते, फिर दूसरा खत्म होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दूसरा भी नहीं सीख सकते। अगर यही क्राइटेरिया और यही तरीका है तुम्हारे सीखने का, तो फिर तो क्यों अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हो और हमारा भी वक्त बर्बाद कर रहे हो? पहले ही डिसाइड कर लेते कि हमने सीखना ही नहीं है, सर बात खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये लिखने का तरीका मैंने बताया था, मोलारिटी को लिखने का तरीका, इतने मोल्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन, मोलारिटी जरा पन्ने पलट के देखो, डिसॉल्व्ड इन 1000 ml सोल्यूशन, 1000 ml सोल्यूशन। मोलारिटी को अंग्रेजी की एक लाइन में ऐसे ही लिखा जाता है, यही है वो अंग्रेजी की एक लाइन, एक लाइन अंग्रेजी की, ये वही। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ सर, इससे इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे फायदा, अरे इससे कमाल हो गया, फायदा नहीं कमाल। सर मेरे सोल्यूशन में मुझे यूरिया के मोल दिखाई देते हैं, और यूरिया के बारे में मुझे सब दिखाई देता है। दिस इज सल्यूट। मानते हो बात को? सर यूरिया के मोल दिखाई देते हैं ना, वेट थोड़ी ना दिखाई देता है। अगर मोल के बाद वेट ना दिखे, समझ रहे बात को? बहरहाल, और क्या दिखाई देता है सर? मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम दिखाई देता है, ये मेरा वॉल्यूम है सर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिखाई देता है। अब बताइए क्या निकालना चाहते हैं? मैंने कहा भाई मुझे तो मोलारिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के बारे में बात करनी है, तो मैंने कहा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है वेट ऑफ यूरिया, जो कि मेरा सल्यूट है, डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ यूरिया इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। सर ये आपका परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है सर। तो वेट ऑफ यूरिया सर 11/6 मोल है, तो वेट कैसे निकलेंगे सर? 11/6 को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए यूरिया के। अभी तो आपने बताया था यूरिया का मोलर मास 60 होता है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा सर? नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम कितना है? 1000 ml है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया। वॉल्यूम ml में ही चाहिए, 1000 से डिवाइड कर दिया इंटू 100। सर इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सर 11% वेट बाय वॉल्यूम आंसर है। कितना घटिया सर, क्या बात कर रहे हो सर? किसकी बात कर रहे हो सर? कौन, किसका आंसर 11 है? ये वो है जो आपने डिफाइन किया सर, ये आपका सोल्यूशन है। यही आंसर तुम्हारा भी है। क्यों? क्योंकि एक ही टंकी से आए हैं। क्लियर है? जल्दी से बताओ, ये वाली बात समझ में आ रही है? क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर है? OMG, प्रेम सिंह लिख रहा है OMG, गजब। एक आदमी लिखा है गजब हो गया, बहुत बढ़िया। 11%, बिल्कुल सही। सिर्फ लाइन लिखो। अब इसमें मतलब अब तुम समझो, मैं क्या समझाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कहां क्या क्या और कैसे समझाऊं? अब ये तो तुम्ही को समझना होगा ना कि भाई सर ये यूरिया के मोल है, इससे सर यूरिया का वेट निकाल सकते हैं मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। और सर ये सोल्यूशन का वॉल्यूम ऑलरेडी दे रखा है, मुझे वेट बाय वॉल्यूम में वेट ऑफ सोल्यूट चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, सब दे रखा है सर। सॉल्व हो गया सर। मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा सा एक ऐसी भी चीजें होती है ना यार, अरे यार ये तो आसान लग रहा है भाई, लल्लू है एकदम, भाई कर लेंगे कर लेंगे। एक कॉन्फिडेंस जैसी भी तो चीज होती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस अगर आ जाएगा तो कर लोगे। ठीक है ना? सबके समझ में आ गया? चलिए सर, चलो और एक पॉइंट और ले लेते हैं सर। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म और डिफाइन कर देते हैं यहीं पर। और नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जो कि थोड़ा सा यही बोलूंगा मैं कि एक रेयर कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। रेयर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब सर ये तभी यूज किया जाता है जब सल्यूट भी लिक्विड हो। भाई ऊपर वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब सल्यूट का वॉल्यूम होगा, और सल्यूट का वॉल्यूम तभी यूज करेंगे जब सल्यूट भी लिक्विड है। तो एक चीज तो क्लियर है, दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज यूज्ड, this concentration term is used when solute is also liquid, जब सल्यूट भी लिक्विड। और फिर उसके बाद तो फिर क्लियर है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। ऊपर वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सीधा एकदम तरीका, कुछ है ही नहीं इसमें। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरह से आप परसेंटेज वेट बाय वेट को डिफाइन करते हैं, जिस तरह से वेट बाय वॉल्यूम को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से हम वेट बाय वॉल्यूम को, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हैं। कुछ नया है ही नहीं, समझो बात को। यानी ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बड़े सिंपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, और इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करके सवाल बनाए जा सकते हैं, सवाल दिए भी जाते हैं। हम इनके इंटर कन्वर्जन के बारे में बात कर सकते हैं, हम इनके इंटर कन्वर्जन को लेकर सवाल पूछते भी हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। समझ बात को? ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। राधिका हैप्पी दिवाली। राधिका तो कुछ चोट लगी है क्या सर में, है ना? खैर, तो हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात बिल्कुल बोल सकते हैं सर, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल सही। चलिए सर, अब एक बात और करते हैं। जो कंसंट्रेशन टर्म्स के इंटर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं आप, जो तुम्हें सवाल करने के लिए दिए थे, मैं उनमें से एक सवाल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए यही ले लेता हूं, ये वाले सवाल। मैं एडवांस वाला जो सवाल, एडवांस वाले जो सवाल थे वो भी सब तुम्हें करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए और वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल होगा, उस टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ सवालों के सोल्यूशन जो हैं वो दे दूं मैं। तो टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ सवालों के सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे। वो देख लेंगे 1-2 दिन के अंदर, जो जो अच्छे सवाल हैं उनको भी सॉल्व करके तुम्हें दे दूंगा मैं। तो डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। मोलालिटी निकालनी, तो कल हम कर चुके थे, ये सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। मोलारिटी दे रखी है,
डेंसिटी दे रखी है, मोलालिटी निकालो। तो ये इंटर कन्वर्जन का ही तो सवाल है सर, ये इंटर कन्वर्जन का ही सवाल है। और इस इंटर कन्वर्जन वाले सवाल में हमें करना क्या होगा सर? कुछ नहीं, आपको एक लाइन अंग्रेजी की लिखनी है, मोलालिटी दे रखी है, मोलालिटी निकालनी है। कर लोगे यार, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, है ना, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। सिंपल सवाल है, और मैंने यही सवाल कल क्लास में भी कराया था, सेम सवाल, इसी टाइप का सवाल तुम्हें क्लास में कराया था कि भाई करना क्या होता है। करना ये होता है सर, मोलारिटी को डिफाइन कर लीजिए। तीन, कैसे डिफाइन करेंगे? 3 मोल्स ऑफ नमक इन 1000 ml सोल्यूशन, यही तो होता है। अब आप बताइए आप क्या निकालना चाहते हैं? सर मुझे मोलालिटी चाहिए। मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए? मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। वो तो आ ही गए, ये तो कितना फायदा हो गया। ये अंग्रेजी की लाइन लिखने का फायदा देखिए सर, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, यहां से तो सीधे सीधे सोल्यूट की इंफॉर्मेशन आ गई, और यहां से आपको क्या मिल गया सर? ये आपको वॉल्यूम मिल गया, किसका? सोल्यूशन का। अब आपको क्या क्या चाहिए ये देखते हैं। सर मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं चाहिए, मोलालिटी निकालते वक्त मुझे डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का वेट चाहिए। तो सोल्यूशन के वॉल्यूम को अगर सोल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सोल्यूशन का वेट आ जाएगा, और सोल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस कर दिया जाए तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। खत्म हो गया। तो यानी बिल्कुल सिंपल, और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। तुम इसको सड़ाना चाहो, मुश्किल करना चाहो, कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन सबसे पहले निकालते हैं। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 ml इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml। साफ दिखाई देता है सर, इससे ml से ml कैंसिल हो जाएगा और आपको सोल्यूशन का वेट मिल जाएगा 1250 ग्राम। लेकिन सर मुझे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो वेट ऑफ सोल्यूट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूट होगा 3 इंटू 58.5। NaCl का मोलर मास 58.5 होता है। NaCl कितना होता है? 23 प्लस 35.5 यानी 58.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये हमारा सॉल्व करके 5 दिया 15, 1 24 और 1 25, 2 15 और 70, ये हमारा सोल्यूट का वेट हो गया। तो फिर सॉल्वेंट का वेट कितना होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट होगा सोल्यूशन के वेट में से। कोई केमिस्ट्री नहीं है यार, आप देख रहे हैं कितना घटिया है। सोल्यूशन दो लोगों से मिलकर बना होता है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को घटा देंगे तो सोल्यूशन का किसी एक का आ जाएगा। कितना सिंपल। तो ये सर आपका सॉल्वेंट का वेट आ गया। अब आपको क्या निकालनी है सर? मुझे मोलालिटी चाहिए, तो मोलालिटी इज इक्वल टू, सीधे फॉर्मूला लगा दो, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। कहीं है तुमने कहीं डिफाइन किए अंग्रेजी की लाइन में? हाँ सर, ये तो 3 मोल है, तो सोल्यूट के 3 मोल, यानी न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 3। डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर? डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? मैं माइनस नहीं कर रहा हूं, अपने आप कर लेना। 1200 में से 175.5 ये माइनस करके सॉल्वेंट का वेट आएगा, लेकिन ये ग्राम में आएगा। तुम्हें चाहिए किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड करोगे और वो 1000 डिवाइड होने के बाद ऊपर चला जाएगा। सर ये आपकी मोलालिटी आएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 2.79 सर। ये नया सवाल नहीं है सर, इसी साल पूछा गया सवाल है सर। कुछ आपने कमाल नहीं किया है सर, 2025 में सवाल पूछा है, इसी साल का सवाल है, और इसी तरह के 36 बार पूछे गए सवाल है सर। जिसको सीखना है, इंपॉर्टेंस जिसको समझ में आती है वो सीख जाएगा। सर यहां पर कुछ समझ में नहीं आया, क्या कैसे समझ में आएगा जब तुम्हें सीखना ही नहीं है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखा है मैंने। सर ये कहां से आया? क्योंकि अंग्रेजी की एक लाइन सीखी। कैसे सर? मोलारिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है ये आपने सिखाया था, वो मैंने याद कर लिया सर। तो सबसे पहले ये लाइन लिखी, लिखते ही मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन का मास निकाला, उसमें सोल्यूट का मास माइनस कर दिया, मुझे सॉल्वेंट का मास पता चल गया, जिसको किलो में रखकर मैंने मोलालिटी कैलकुलेट कर ली। कुछ कलाकारी है ही नहीं सर। और इसी तरह के बहुत सारे सवाल जो है वो तुम्हें करने के लिए दिए गए थे। आज भी कई सवाल तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, है ना। उनको फिर से अटेम्प्ट करना, आप फिर से कोशिश करना। और आगे जो कल क्लास होगी, कल इस चैप्टर की मैं लास्ट क्लास करूंगा, है ना, कल इसकी लास्ट क्लास करूंगा। और जितना भी सारा सवाल वगैरह, परसेंटेज वगैरह, ये सब जोड़ जाड़ के जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म अभी हमें और करने हैं, जैसे सिंपल पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, सिंपल डेफिनेशंस, उनके बारे में भी एक बार बात करके कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो है कुछ लॉज वगैरह हैं जो सिंपल लॉज हैं, कोशिश करके पहले तो वो लॉज तुम्हें पढ़ने के लिए एक बार PDF में दे दूंगा, है ना। और उसके बाद जो आगे आने वाली क्लासेस होंगी रिडॉक्स के अंदर, उसको बीच में कभी भी एक बार डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो कल इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बिकॉज कल हम कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड सारी बातें जो है वो वाइंड अप करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सब लोग कल की क्लास के लिए, सब लोग पहले इन सब चीजों को समझकर याद करके आएंगे।
ये एक लाइन अंग्रेजी की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, मोलारिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मोलालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन सबको कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हमें सीख कर आना पड़ेगा, याद करके आना पड़ेगा। क्लियर है? तो कुछ सवाल और हैं जो तुम्हें करने के लिए भी दिए थे। अब मैं मानता हूं एक आध सवाल ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग थे। एडवांस लेवल पर एक 2014 का सवाल था, मैं कराऊंगा। अब ये बताओ, ये जो सवाल तुमने किया और ये जो सवाल, क्या ये सिमिलर से नहीं है? क्या ये सिमिलर सवाल नहीं है? सर वो 2025 का था, ये 2017 का सवाल है। इसके बीच में भी सर 8 साल है। सर इन 8-7 सालों में सर कम से कम 8 बार इसी तरह के सवाल आए। फर्क क्या है सर? यहां पर अंतर यह है कि यहां पर मोलालिटी दी गई है, 3 मोलल, और मोलारिटी पूछी गई है। इससे पहले वाले सवाल में मोलारिटी दी थी, आपने बोल सर अंग्रेजी तो लिखनी है। सर एक लाइन अंग्रेजी की लिखिए, खेल खत्म हो जाएगा। सर 3 मोलल NaOH का मतलब है 3 मोल ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन, क्योंकि ये मोलालिटी है इसलिए 1000 ग्राम सॉल्वेंट। खत्म हो गया। ये हमारी अंग्रेजी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि मुझे एक तो ये पता चल गया कि मेरे पास सल्यूट के मोल्स कितने हैं, दिस इज सल्यूट। सर मुझे एक तो सल्यूट का आइडिया लग गया, और दूसरा क्या पता चल गया? और दूसरा मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब तुम खुद सोच के बताओ, ये सॉल्वेंट का वेट है, यहां से सल्यूट का वेट आ जाएगा। अगर दोनों को जोड़ दें तो सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आते ही मोलैरिटी आ जाएगी, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आंसर आ गया। अब सर मुझे ये कैसे पता चलता है इसका कि सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम सल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट के वेट से सॉल्यूशन का वेट निकल के आता है? अब इसमें भी कोई केमिस्ट्री यार, दो लोगों को मिलाकर तैयार कर रहे हो तो दोनों के वेट को जोड़कर ही तो टोटल सॉल्यूशन का वेट आएगा। सर सल्यूट का वेट यहां से आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेट कहां से निकल के आएगा? सर सॉल्वेंट के वेट के साथ जोड़ दीजिएगा, तो दोनों को जोड़ा, सॉल्यूशन का वेट आ गया, डेंसिटी से डिवाइड किया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया, खत्म हो गया। क्लियर है? सब लोग समझ रहे हैं? और ये ऐसा नहीं मैंने अपने मन से किया, ये पूछे गए सवाल, ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा, ये पूछे गए सवाल। और इस तरह के कई सवाल, इस तरह के कई सवाल, एक सवाल जो एडवांस वाला है वो मैं कल करा दूंगा, लेकिन इस तरह के कई सवाल, ये लाइन से, ये सब समझ रहे हैं, ये लाइन से सवाल पूछे गए। आज कुछ सवाल और करने के लिए दे रहे हैं, है ना, उनको और अटेम्प्ट करके देखना, और फिर अगली क्लास में इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इनके आंसर्स वगैरह जो भी कुछ है वो तुम्हें दे दूंगा। तो इन्हीं को थोड़ा सा और करने की कोशिश करेंगे, और फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं ना। तो सब लोग जो है थोड़ा तसल्ली से मेहनत करें, है ना। और अब जो अगला चैप्टर है वो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, रिडॉक्स का चैप्टर होगा अगला चैप्टर, और उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें आती हैं, अगर हम समझदारी से बात करें और एक अच्छे लेवल पे डिस्कशन करें तो बच्चों को ये चैप्टर, जो रिडॉक्स का चैप्टर है, वो थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि अगर मैं एक लेवल पर बात करूं, अदरवाइज तो फिर कुछ है ही नहीं सर, खेलते कूदते रहिए सर, खेल कूद के खत्म कर दीजिए। तो लेकिन फिर भी अगर एक अच्छे लेवल पर डिस्कशन करेंगे तो एक अच्छा चैप्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में रिडॉक्स, यानी जिसको मैं मोल कॉन्सेप्ट 2 बोल सकता हूं, या फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का नाम दे सकता हूं, वो प्लस थर्मोडायनेमिक्स और एक आयनिक इक्विलिब्रियम, ये 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं, और ये तीनों ही 11th में आते हैं, है ना। तो हम करते हैं, कोशिश करेंगे, अच्छा है शुरू में ही इस तरह की गंदगी सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम तक कई बार सवालों की प्रैक्टिस होकर हम इन चैप्टर्स में मजबूती हासिल कर लें। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि अगर जैसा कराया जा रहा है वैसा करोगे तो सवाल एक भी नहीं गलत होगा, एक भी नहीं छूटेगा। इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि जैसा बताया जा रहा है उसके लिए, देखो ऑब्वियसली एफर्ट्स तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, थोड़े से एफर्ट्स तुम्हें करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा एफर्ट करो, और देखो कुछ एक बढ़िया काम होगा, बढ़िया चीजें निकल के आएंगी, ठीक है ना। तो कल एक क्लास और करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, और उसके बाद जो है आगे मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चैट ऑन कर देते हैं, और एक बार तुमको बाय बाय कर देते हैं, और वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें आज भी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ 3-4 सवाल अच्छे डाल दिए जाएं, उनके सॉल्यूशंस के साथ उनको पोस्ट किया जाए। जो आज दे रखे उन्हीं में से कुछ सवाल या तो डाल दिए जाएं, या थोड़ा सा करो, मतलब आज प्रैक्टिस तो करो ही तो, और उसमें कुछ कुछ बातें हम करते रहेंगे, लेकिन आज तो तुम ज्वाइन करो उसको, और फिर देखते हैं, है ना। ठीक है भाई, चलिए तो आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय। एक बार जरा डाउट और देख लें, कुछ खास हो। सर इतने की जगह 1000 ग्राम क्यों नहीं लिए? सिंगल बॉय पूछ रहे हैं सर, 1000 ml की जगह 1000 ग्राम क्यों नहीं लिए? यार गजब भनचक्कर आदमी हो। अगर, या पता नहीं हमने एमएल किसके अंदर बात की, अगर मोलालिटी है तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिखूंगा, अगर मोलारिटी है तो 1000 ml सोल्यूशन लिखूंगा। सिंगल बॉय, एक बार मोलारिटी और मोलालिटी की डेफिनेशन और उनको अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है याद तो करो दोस्त। सर प्लीज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। और बाप रे,
कर चुके भाई, कर तो चुके। 5 ग्राम पेंट 1 इन की रिएक्शन तुमने कराई थी एच ब्रोमीन के साथ, करा तो चुके ये वाला सवाल क्लास में कराया। सर मेरे पास लाइव क्लास स्टार्ट का नोटिफिकेशन आ जाता है, स्टार्ट करती है। सर मैंने मॉड्यूल्स ऑर्डर किया, अब मिल जाएंगे बेटा। सर आपके दिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाते हैं, 2-3 में दिक्कत आती है, क्या मेरी प्रिपरेशन सही है? अब बिल्कुल सही सुप्रिया, सही चल रही है, एकदम सही चल रही है। और क्वेश्चंस और अभी धीरे धीरे करके लेवल और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आए। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज भी है। नॉर्मालिटी फॉर्मेलिटी नहीं है क्या सिलेबस में? नॉर्मालिटी फॉर्मेलिटी ये रिडॉक्स के अंदर आ जाएगा बेटा, रिडॉक्स में ही ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो नॉर्मालिटी को हम रिडॉक्स के अंदर ही करते हैं, ठीक है ना? तो परेशान नहीं होना है। आंसर लिख देंगे, द एडवांस के सवाल नहीं बनाए, हम कर लेंगे बलराम, वो एडवांस वाला सवाल हम कर लेंगे। चलिए खैर, तो आज इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, खूब कोशिश करो, खूब मेहनत करो और बढ़िया रिजल्ट ला के देखो, ठीक है ना? तो चलिए, बाय बाय।